हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। एंड नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ अमेंडमेंट सेशंस। सो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेक्शन जो 115O जो उन्होंने एबॉलिश किया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला, एंड 115R दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ओके, और 1034 और 1035 का जो रिस्पेक्टिव एग्जम्पशन जो मिलता था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है। बिकॉज नाउ डिविडेंड जो होगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के हाथ में, एट द रेट एप्लीकेबल टू द दैट शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रेट पे एप्लीकेबल होगा वो हम कंसिडर करेंगे। हावेवर जो सेक्शन 115 BBD इन केस ऑफ द इंडियन कंपनी के पास किसी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मीन्स 26% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं, तो इन दैट केस फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिला होगा दैट इज़ टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, विच इज़ अ कंसेशनल रेट। हावेवर 115 BBD के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी गवर्नमेंट आपको कंसेशनल रेट देती है तब कुछ डिडक्शंस जो आपको मिलते हैं वो डिडक्शंस वो लोग देंगे नहीं। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखिए। फिर एक सेक्शन 80M हमने देखा था फ्रेंड्स, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स होगा तो फिर उस केस में जो कंपनी डिविडेंड क्या कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, तो उसको हम 80M के अंदर क्या करेंगे, डिडक्शन दे देंगे। ओके, तो जिससे डिविडेंड मिला, मतलब सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिला होल्डिंग कंपनी को और होल्डिंग कंपनी ने वो डिविडेंड आगे पास ऑन किया, तो उस केस में हम डिडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, उसको 80M में डिडक्शन दे देंगे। ओके, सो नाउ अभी स्टार्ट करते हैं विथ चैप्टर नंबर 1 PGBP के जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। पेज नंबर 3 पे आपको आना है। तो सेक्शन 35 उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है। सो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 35। सो उसमें लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सेक्शन 35 के अंदर आप जो भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर आप करते हो, तो एक टाइम क्या होता था, बिफोर हम बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2020, तो आप जो भी कंट्रीब्यूशन करते थे उसका आपको 150%, कुछ सालों पहले तो 175% था, कुछ एक केसेस में तो 200% था ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये कम कर दिया है। ठीक है, ये जो डिडक्शन जो 175, 150 या 125 ये जो मिलता था, उन्होंने उसको 100% कर दिया है। मतलब आप जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे उसका आपको 100% क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, हम जो एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको जो देते थे 100 की जगह 175 या 125 या 150 जो डिडक्शन आपको मिलता था वो अभी मिलना बंद हो चुका है। एज सच ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2018 का है, मतलब ये अमेंडमेंट तो 2018 में ही कर दिया था, पर इसको इफेक्टिव असेसमेंट ईयर 21-22 से किया, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 से उसको इफेक्टिव किया। ओके, सो ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ यहाँ पे कवर हुआ है। अदरवाइज़ ये फाइनेंस एक्ट 2018 का अमेंडमेंट है, लेकिन ये एप्लीकेबल करंट ईयर से हो रहा है, इसलिए हमें इसको स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 35, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जो डिडक्शन हम आपको देते थे 150% उसकी जगह 100% देंगे। 150 इसलिए देते थे क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करो ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो, आप जिस भी सेक्टर में हो उसका क्वालिटी क्या हो, इंप्रूव हो। सो यहाँ पे लिखा है द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्ट the undertaking of a scientific research or to a university, college or other institution to be used for the scientific research has been reduced from 150 to कहाँ रिड्यूस कर दिया, 150 से 100। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सेक्शन 35(2)(a). सो अगर आप अप्रूव्ड स्पेसिफाइड पर्सनस को या तो फिर ऐसा हम बोलते हैं कि अप्रूव्ड अथॉरिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देते हो, ठीक है, तो इन दैट केस हम आपको डिडक्शन 100% ही देंगे। तो अप्रूव्ड के अंदर कौन आता था कि अगर आपने पैसा किसको दिया, तो अगर नेशनल लेबोरेटरी को पैसा आप देते हो फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, तो इन दैट केस पहले एक टाइम में 200% डिडक्शन मिलता था। ठीक है, फिर उन्होंने कम करके 150 कर दिया, अभी ये उन्होंने 150 को कम करके कितना कर दिया, 100%। मतलब अभी डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, तो 100% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे लिखा है द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड टू
national laboratory or university or Indian Institute of Technology or a specified person is approved by the prescribed authority with the specific direction that the same said sum shall be used for the scientific research undertaken under the program approved in this behalf by the prescribed authority has been reduced from 150 to 100. तो ये ध्यान रखना. इवन अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करते हो तो सेक्शन 35 में क्या होता है फ्रेंड्स, सेक्शन 35 में जो भी साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी आप करते हो वो या तो पैसा आप आउटसाइडर को दे सकते हो या तो फिर आप इन हाउस रिसर्च कर सकते हो. ठीक है, तो आउटसाइडर को देते थे तो 150% मिलता था कुछ केसेस में, बट उसको 150 को कम करके कितना कर दिया है, 100% कर दिया है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इन हाउस की तो इन हाउस के अंदर भी 150% मिलता था कुछ केसेस में, उसको भी उन्होंने कम करके कितना कर दिया है, 100%. ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है हायर डिडक्शन टू कंपनीज विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल फॉर कंडक्टिंग इन हाउस रिसर्च. सो इन दैट केस उन्होंने कहा द रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एन एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग or in-house research and development facility as approved by the prescribed authority by the company engaged in the business of, ध्यान से पढ़ना, ये 150 किस में मिलता था, तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्लांट होते थे उसी में मिलता था. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्लांट था उसमें 150% मिलता था, लेकिन उसको कम करके और एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल और थिंग स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल. अभी 11th शेड्यूल के अंदर इंटॉक्सिकेटिंग्स दे रखे हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आप रिसर्च करोगे तो हम आपको उसका रिडक्शन नहीं देंगे. ठीक है, हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, 152 कहाँ कर दिया है, 100%. तो जो वो एक्सेलरेटेड डिडक्शन था, जो भी आप ज़्यादा डिडक्शन 50% आपको एक्स्ट्रा मिलता था, वो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है. आपको 100% ही मिलेगा फ्रॉम द AY 21-22. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 35CCC. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट. सो जो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है 35CCC के अंदर उसका 150% डिडक्शन मिलता था, बट अभी 150% की जगह डिडक्शन आपको 100% ही मिलेगा. ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हो गया, 35CCD हो गया, इन सब के अंदर हम आपको डिडक्शन कितना देंगे, 100% से ज़्यादा नहीं देंगे. अभी पहले हम आपको 150% देते थे, बट 150 की जगह अभी हमें कितना देना है, तो हम सिर्फ आपको 100% ही देंगे. सो वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है 150 to 100, 150 to 100. ठीक है, तो अंदर का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, आप समझ सकते हो इसको. ओके ना, सेक्शन 32AD. ठीक है, तो सेक्शन 32AD का सनसेट क्लॉज आ चुका है. सनसेट मतलब अभी ये सेक्शन धीरे धीरे अभी बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा. ठीक है, सो अभी इन्वेस्टमेंट अलाउंस, पहले तो ये समझिए दोस्तों ये होता क्या है. ठीक है, सो इट इज़ वन काइंड ऑफ, हम ऐसा जो ये सेशंस जो कंडक्ट कर रहे हैं, इट इज़ वन काइंड ऑफ अमेंडमेंट कम रिविजन सेशन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा बोल दूंगा डायरेक्ट कि देखो इसमें पहले ऐसा था और अभी ऐसा हो गया. ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. पहले तो ये समझाने का ट्राई करूँगा कि ये सेक्शन किसके रिलेटेड है, एंड देन उसमें पहले क्या था एंड अभी उसकी पोजीशन क्या है. ठीक है, सो इस तरह से ही होगा. क्लियर, ऐसा नहीं कि 32AD एबॉलिश्ड, तो मैं ऐसा बोल के निकल जाऊँगा तो फिर वो तो क्या होगा कि ये तो आप पढ़ के भी कर सकते थे खुद ही. ठीक है, नाउ सुनिएगा दोस्तों, अभी क्या बात करते हैं सेक्शन 32AD. तो ये जो सेक्शन 32AD है ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस है. नाउ इन्वेस्टमेंट अलाउंस का क्या मतलब होता है, अलाउंस मतलब ओवर एंड अबव आपको क्या मिलेगा, तो ओवर एंड अबव आपको जो डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा. ठीक है, सो इन द ईयर 2000 एंड हम बात करें इन द ईयर 2012-13 उसके अंदर ये सेक्शन 32AC के नाम से जाना जाता था. तो उस ज़माने में दोस्तों कंपनी को ही डिडक्शन मिलता था. ठीक है, फिर वो 32AD लेके आए तो उसमें सबको डिडक्शन देना स्टार्ट किया उन्होंने. कंपनी को 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता था, यहाँ पे भी 15% ही मिलता था. फिर बाद में 32AD को उन्होंने एरिया बेस कर दिया.
एरिया बेस्ड मतलब वो जो 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं उसी में, मतलब वो कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ठीक है। तो वो 4 स्टेट्स के अंदर उन्होंने उसको फिक्स कर दिया, आंध्र प्रदेश भी है तो उसको फिक्स कर दिया। तो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में पैसा आप लगाते हो, तो अगर मान लीजिए कि आपका यूनिट बिहार के अंदर है तो होगा क्या, तो आप नया प्लांट एंड मशीनरी लोगे तो उस पर आपको डेप्रीशिएशन भी मिलेगा। सो डेप्रीशिएशन आपको मिलेगा 15%, ठीक है। एडिशनल डेप्रीशिएशन भी तो मिलेगा ना दोस्तों, तो एडिशनल डेप्रीशिएशन आपको मिलेगा 35%। आपको भी पता है स्पेसिफाइड स्टेट में 35% है, तो टोटल डेप्रीशिएशन आपको 50% मिलेगा, एज वेल एज आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा, कितना परसेंट, 15%। तो ये हो गया 15। सो इफेक्टिवली आपको कितना मिलता था, 65% पीएनएल में डेबिट मिलता था। ब्लॉक में से आप इतना ही माइनस करोगे। लेकिन अभी उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, अभी उन्होंने अमेंडमेंट ये किया कि जो मशीनरी, ध्यान से सुनिएगा, 31 मार्च 2020 के बाद, आफ्टर 31 मार्च 2020 के बाद इंस्टॉल्ड हुई है, ठीक है, तो इन दैट केस हम इन्वेस्टमेंट अलाउंस देना बंद कर देंगे, ठीक है, उनको मिलेगा ही नहीं। ओके, तो उनको भूल जाना है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। क्लियर। तो ये 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स के रिलेटेड अमेंडमेंट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है पर इसको समझ लेना। The deduction of 15% by way of investment allowance for setting up an enterprise in backward areas of the state of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, West Bengal is available if assessee acquire, underline करिएगा, acquire and installs any new asset during the period beginning on 1st April 2015 and ending on 31st March 2020. Therefore, the deduction of investment allowance under section 32AD shall not be available for asset acquired and installed after 31st March 2020. लेकिन मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला जो यूनिट है, ठीक है, उसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेस कब की, तो उसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेस की ऑन 20th जनवरी 2020 फॉर ₹12 करोड़, 12 करोड़ में हमने परचेस की है। अभी हुआ क्या दोस्तों, ये मशीनरी जो था ना उसका इंस्टॉलेशन हमने कब किया, तो हमने इंस्टॉलेशन उसका किया 28 अप्रैल 2020 को, ठीक है, इस दिन हमने इंस्टॉलेशन किया। उस असेट को मैंने पुट टू यूज़ कब किया, तो वो मैंने किया 28/5/2020 को, इस दिन मैंने उसको क्या किया, पुट टू यूज़ किया। सो परचेज मतलब अक्वायर्ड अलग डेट पे है, इंस्टॉलेशन भी है, एंड पुट टू यूज़ ये वाला डेट है, ठीक है। सो अभी हमें क्या देखना है दोस्तों, परचेज एंड इंस्टॉल 31 मार्च 2020 से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है, 31 मार्च 2020 से पहले हो जाना चाहिए। बट इसमें तो कब हुआ, बाद में हुआ ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो WB यूनिट है, मतलब वेस्ट बंगाल वाला यूनिट है, उसको सेक्शन 32AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन कब हुआ, 31 मार्च के बाद हुआ। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 28/4 की जगह 28/3 कर देता हूँ, ठीक है, तो 28/3 करूँगा, तो इस केस में मुझे डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD क्या होगा, अवेलेबल होगा, इवन इफ द डेट ऑफ पुट टू यूज इज आफ्टर 31 मार्च 2020, क्योंकि इंस्टॉलेशन एंड पुट टू यूज अलग चीज़ होता है। इंस्टॉलेशन मतलब वो मशीनरी आपने इंस्टॉल कर दी है, वो स्टैंड बाय है, आप चाहो तब उसको क्या कर सकते हो, अपने ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन और परचेज दोनों 31 मार्च 2020 से पहले हो जाने चाहिए, अंडरस्टूड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्लियर। सो सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस 31 मार्च 2020 के बाद हुआ होगा तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखो ना, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड सेक्शन 35AD ना। ऐसे सेक्शन 35AD के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, इसलिए यहाँ पे नीचे स्पेस दे रखा है, तो आप अपने मटेरियल में लिख सकते हो। आई होप आपने इसका प्रिंट आउट ले लिया होगा अपने एंड से। सो ये हम बात करते हैं क्लैरिफिकेशन का। सो उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या किया, सो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि 2 सेक्शंस हैं,
ठीक है, जो एक ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम आई है फॉर द कंपनीज। तो नॉर्मली तो कंपनी 30% से उनका टैक्स लगता है, डोमेस्टिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने 2019 में अमेंडमेंट किए थे। तो 2019 में क्या अमेंडमेंट्स किए थे, तो एक सेक्शन 115 BAA जिसमें उन्होंने बताया था कि 22% हम टैक्स रेट कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट प्लस 10% प्लस 4% सरचार्ज, और ये 4% क्या होगा, सेल्स। बट अगर आप सेक्शन 115 BAB में आते हो, ठीक है, तो नई कंपनी के लिए तो उस केस में 15% टैक्स रेट रहेगा फॉर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये दो रेट दे रखे हैं, बट ये दो रेट उन्हीं को मिलेंगे जिसकी कंडीशन हुआ करती है दोस्तों कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A के अंदर, इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन 32 AD का नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके अंदर उन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या इशू किया। सो प्रैक्टिकल केस में क्या होता था, मान लीजिए कि इन द प्रीवियस ईयर 1920 एक कंपनी है कॉल्ड ABC लिमिटेड, जिन्होंने स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था, स्पेसिफाइड बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था। नाउ उन्होंने सेक्शन 35 AD के अंदर क्या ले लिया, डिडक्शन ले लिया, ठीक है। नाउ अभी ध्यान से सुनना, तो 35 AD के अंदर डिडक्शन ले लिया एंड प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर, इस ईयर के अंदर, ठीक है, अभी वो सेक्शन 35 AD का जो डिडक्शन उन्होंने लिया, उसके बाद वो सेक्शन 115 BAB के अंदर ये ऑप्शनल बेनिफिट जो है, वो ऑप्शनल बेनिफिट वो कंपनी अवेल करना चाहती है, ठीक है। तो अभी AO ने क्या बोल दिया, AO ने बोला सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। AO ने बोला वंस यू हैव टेकन सेक्शन 35 AD का आपने बेनिफिट ले लिया, देन यू कैन नॉट कम टू सेक्शन 115 BAB या BAA। तो अभी SSC ऐसा बोला, ऐसा कहाँ लिखा है सेक्शन 115 ABB की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम ABA की बात करें, तो इसलिए आप AO ऐसा बोल रहा है कि आप सर इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि आपने सेक्शन 35 AD का बेनिफिट लिया हुआ है। सो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा, उस अपने मेमोरेंडम में ऐसा कहा कि जिन्होंने सेक्शन 35 AD का बेनिफिट ले लिया है, उनके लिए सेक्शन 35 AD का बेनिफिट लेने के बाद भी ABB और ABA के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, ठीक है। तो कभी भी वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव टेकन द 35 AD बेनिफिट देन यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ 115 BAA और BAB, ओके। इसलिए आप क्या कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, जो लोअर टैक्स रेट है उसका आप क्या ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड उस सेक्शन की कंडीशंस क्या होती हो, सेटिस्फाई होती हो, ठीक है। तो ही आप उसका क्या ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। तो उसमें कंडीशन ये भी लिखी हुई है कि अगर 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होगा तो फिर वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशंस हैं, अदर कंडीशंस हैं। बट ये तो क्या है कि अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा कि असेसिंग ऑफिसर ने डिनाई कर दिया कि जिन लोगों ने 35 AD का बेनिफिट लिया होगा वो 115 BAA में बेनिफिट नहीं ले सकते, AO डिनाई कर रहा है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। बट AO ने जो सिर्फ जो सेक्शन का इंटरप्रिटेशन था उसको इस तरह से इंटरप्रेट करके SSC को डिडक्शन देने से, मतलब वो टैक्स का बेनिफिट देने से ना बोल दिया, ठीक है। सो ऐसा बाद में गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, 35 AD का बेनिफिट लिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप न्यू रिजिम में आ सकते हो, मतलब जो ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम है उसमें आप आ सकते हो अगर आपको आना है तो, ठीक है। इवन 2 साल मान लो आपने 35 AD का बेनिफिट लिया और 3rd ईयर पे आपको आना है तो भी आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मान लीजिए 1920 है, अगर मान लो 18-19 में आपने 35 AD का बेनिफिट लिया होता तो अगर 18-19 में 35 AD का बेनिफिट लिया होता तो फिर उस केस में आप 1920 में अगर न्यू रिजिम में आना चाहते हो, ठीक है, तो भी आप आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ऐसा पूछेंगे कि क्या ये असेसिंग ऑफिसर का एक्शन जस्टिफाइबल है, तो आपको ना बोलना है, ठीक है।
एज पर द मेमोरेंडम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइनेंस बिल, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है कि सेक्शन 35 AD में अगर आप बेनिफिट लेते हो देन सेक्शन 115 BAA मतलब न्यू रिजिम जो है, ठीक है, ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम, उसमें आप आ सकते हो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइडेड, ध्यान से समझना, प्रोवाइडेड वो कंडीशंस जो सेक्शन की है वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हम इस केस में आपको क्या करेंगे, सेक्शन 115 BAA और BAB जो न्यू टैक्स रिजिम है उसका हम आपको क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड। तो एसएच इसका कोई ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपने देखा होगा सेक्शन 40A(3) जिसमें क्या कैश पेमेंट आप करते हो, तो कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डिसअलाउ कर देते हैं, वो एक्सपेंस PNL में आपको माइनस नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ है अदर देन अकाउंट पे चेक से पेमेंट करोगे तो होगा। ठीक है, पर उसके बाद उन्होंने बोला अकाउंट पे चेक आप दे सकते हो, ECS आप दे सकते हो। ठीक है, फिर ये तो था एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, तो वो तो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स थे, वो अभी तक उन्होंने बताए नहीं थे, तो अभी उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिए। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर कि कौन से ऑनलाइन मोड से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो मैं अंदर का नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, जहाँ जहाँ ये वर्ड लिखा है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स प्रिस्क्राइब, तो वो कहाँ लिखा है, 40A(3) में लिखा है, इवन 44AD में लिखा है, प्रिजम्पटिव स्कीम, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। 44AD में नहीं हुआ पर 44AB में हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT एंड भीम पेमेंट आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वर्ड जो है क्रेडिट कार्ड, ये उन्होंने थोड़ा सरप्राइजिंगली यहाँ पे रखा हुआ है, बिकॉज आई डोंट, इन माय ओपिनियन क्रेडिट कार्ड आपको नहीं यूज़ करने के लिए देना चाहिए, बिकॉज वो क्रेडिट पे लिया हुआ पैसा है। ठीक है, तो अगर आप टैक्स का पेमेंट कर दोगे बट वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करोगे जो इस बैंक से आपने लिया है, तो फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू होगा। पर गवर्नमेंट सोचे कि वो एसएससी और बैंक का इंटरनल मैटर है, हम उसमें नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, उसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया 269SU। ठीक है, मतलब अभी आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर उनका जो स्टांस है वो ये है कि हमें किस में जाना है, तो हमें जाना है कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, तो कैशलेस इकोनॉमी में हमें जाना है। तो कैशलेस इकोनॉमी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन को जो भी पेमेंट रिसीव करना है वो किस में आना चाहिए, तो सीधा बैंकिंग चैनल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आ सकता है, तो आप चेक से पेमेंट ले सकते हो, UPI हो गया, जो अभी काफ़ी आप छोटी सी दुकान पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी पेटीएम या गूगल पे या फिर उसका QR कोड होता है जिसको आप स्कैन करके ऑनलाइन क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी ईजी वे टू मेक द पेमेंट टू दैट बिजनेसमैन। सो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिए, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे लोगों के लिए ये कंपलसरी कर दिया है। अभी नॉर्मली क्या होता है, आप किसी दुकान वाले के यहाँ गए तो उसके यहाँ QR कोड नहीं है, तो वो QR स्कैनर नहीं है, तो आप उसको ऐसे, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि वो अपने शॉप के अंदर QR स्कैनर लगाएं, मतलब QR कोड लगाएं। वो तो वॉलेंटरीली अब सब कस्टमर का डिमांड है तो हम लगा देते हैं, बट देर इज़ नो ऑब्लिगेशन ओवर दैट शॉपकीपर के उसको ये QR कोड की फैसिलिटी देनी ही है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कंपलसरी है कि उनको अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देना पड़ेगा ताकि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। ठीक है, क्या अपने कस्टमर्स को ऐसी ऑनलाइन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, कंपलसरी देनी पड़ेगी। छोटा दुकानदार होगा तो उसके लिए नहीं है, वो मैं बताता हूँ कि किन लोगों के लिए, पर छोटा दुकानदार होगा तो उसको एज अ कस्टमर मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ QR कोड नहीं है, आपको पता नहीं चलता है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। अभी ट्रेंड चलना और कंपलसरी होना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने
ऐसे स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स मतलब स्पेसिफाइड एसेसेस जिनका टर्नओवर, ध्यान से सुनना, जिनका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है, उनको ये ऑनलाइन फैसिलिटी देनी है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ओके। अगर आप नहीं दोगे तो उसके लिए पेनल्टी है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है acceptance of payment through prescribed electronic modes. Every person carrying on a business shall provide a facility for accepting payment through prescribed electronic mode. ठीक है, ये हटा देना. In addition to the facility for the other electronic modes of a payment, if any being provided by such person, if his total sales or turnover or gross receipt as the case may be in business exceeds rupees 50 crores during the immediately preceding the financial year. ठीक है, तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा. उस फैसिलिटी में क्या लिखा हुआ है, देखो ये रूल में लिखा हुआ है. तो उन्होंने कहा है मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 269 SU. एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, अंडरलाइन करना, कैरिंग ऑन अ बिजनेस नॉट प्रोफेशन. क्या लिखा है, बिजनेस लिखा है सिर्फ. इफ इज टोटल सेल्स और टर्न ओवर ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड्स रुपीज कितना होता है 50 करोड़ rupees during the immediately preceding the previous year shall provide a facility for accepting the payment through the following electronic modes in addition to the facility for the other electronic modes of payment in if any being provided by such person. तो इसमें लिखा है डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, क्योंकि क्या होता है कि डेबिट कार्ड से आप पेमेंट लेते हो तो उसमें चार्जेस होते हैं, ठीक है. जो मशीन आप यूज़ करते हो स्वाइप मशीन, तो उसके भी चार्जेस होते हैं. बट रुपे कार्ड होता है तो उसमें चार्जेस नहीं लगते. वीज़ा मास्टर कार्ड होगा तो उसके कुछ स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं. तो लाइक मैंने 1 लाख का पेमेंट रिसीव किया तो 0.40% वो लोग लेके लेते हैं, तो वो तो बहुत महंगा पड़ जाता है. बट रुपे कार्ड में नहीं होता, ये स्कीम होती है. और उसमें भी उनकी इंटरनल लिमिट्स होती है कि अगर आप एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा रिसीव करोगे तो इतना, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना. फिर UPI एंड द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है. तो वो QR कोड आपको देना है, ठीक है. सो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है. अगर सर हम 269 SU की जो कंडीशंस हैं कि हम अगर ऑनलाइन फैसिलिटी मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट कर सके ऐसी फैसिलिटी अगर हम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो अगर ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा. तो फिर इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है. तो पेनल्टी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 रुपीज़ एवरी डे. एक दिन का 5000 रुपये आपको पेनल्टी पे करना है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 रुपीज़ पर डे आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा. Provided that no such penalty shall be imposable if such person proves that there were a good and sufficient reason for such failure. Any penalty imposable under subsection 1 shall be imposed by the Joint Commissioner of Income Tax. वो इम्पोज करेंगे. लेकिन अभी ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन और है जो मैं बता देता हूँ. यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप समझ लीजिएगा. क्लैरिफिकेशन क्या है. सो नॉर्मली क्या होता है कि जनरली ये QR कोड हो गया, ठीक है, या UPI पेमेंट हो गया, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो QR कोड और UPI का जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना है, किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तो जो व्यक्ति क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है. बट कौन सा बिजनेस कर रहा है, जो B2C बिजनेस कर रहा है, उन लोगों के लिए ये सेक्शन है. तो उस केस में मान लीजिए कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के अंदर B2B वाला ट्रांजैक्शन है, कौन सा, B2B वाला, देन सेक्शन 269 SU वो एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके पीछे का रीज़न क्या है, अभी आप समझिए. कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि कोई बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को गुड सप्लाई कर रहे हैं वर्थ ₹10 करोड़ का या 40 करोड़ का रखते हैं. 40 करोड़ रुपीज़ का गुड सप्लाई किया, कितना, 40. अभी 40 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट आप क्या QR कोड से करोगे. तो अभी इस केस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोले कि हमारा जो भी पेमेंट होता है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इस तरह का पेमेंट होता है. तो हमें कोई भी पर्सन जो है वो Paytm से पेमेंट नहीं करेगा या गूगल पे से नहीं करेगा. हमारे पास NEFT, RTGS या फिर सीधा चेक आता है.
तो गवर्नमेंट ने सेक्शन जब बनाया तब इसके बारे में सोचा नहीं कि ये लोग भी सफ़र करेंगे। तो अभी ये सेक्शन तो बना दिया, पर जो B2B वाले होते थे, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती थी, वो ऐसा सोचती थी यार ये तो फालतू में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फैसिलिटी अभी डेवलप करनी पड़ेगी। हावेवर उस फैसिलिटी में कोई पेमेंट करने नहीं आएगा, वो QR कोड हमें रखना पड़ेगा, बट कोई पेमेंट करने के लिए आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पेमेंट किस में आते हैं? चेक से आते हैं। और मान लो कि चलो कोई पेमेंट करने के लिए आया, तो अभी क्या होता है कि ये जो UPI और QR कोड होता है ना, उसके अंदर भी क्या होता है कि एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो वो चार्जेस लाइक 1% ऑफ पेटीएम या जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, ठीक है, वो सब कुछ लगेगा। तो अभी उनको ये फैसिलिटी देना पड़ेगा, तो पर कोई पेमेंट तो करने वाला होगा नहीं उसके अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला B2B होगा, जहाँ पे आप ज़्यादातर पेमेंट चेक से, NEFT या RTGS से रिसीव करते हो, तो उस केस में नहीं होगा। और नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स तो कैश में करना डिफ़िकल्ट होता है। सो दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द कैशलेस इकोनॉमी। तो उन्होंने स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन किस पे करना चाहिए, इन केस ऑफ द B2C ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का एरिया ऑफ क्या है, जो कैश का ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। अननेसेसरी आप B2B ट्रांजेक्शन में क्यों जंप कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, अभी के लिए आप क्या करो, इसको रहने दीजिए B2B ट्रांजेक्शन में। मतलब उनको कोई पेनल्टी लगेगा नहीं, क्योंकि उनको क्या है, अननेसेसरी वो एक तो फैसिलिटी डेवलप करना पड़ेगा, एडमिन कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। नाउ चैप्टर नंबर 4, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो फ्रेंड्स, और इसके अंदर से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो सेक्शन 44AB की हम बात करें, ठीक है। तो सेक्शन 44AB जिसके अंदर क्या करवाना है आपको, टैक्स ऑडिट। तो दोस्तों टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है, तो टैक्स ऑडिट की लिमिट है, इन केस ऑफ अगर क्या होगा, प्रोफेशन होगा, तो आपको 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाना है। अगर हम बात करें किसका, बिजनेस का, तो अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो आपको क्या करना है, ऑडिट करवाना है, ठीक है। लेकिन इन फाइनेंस एक्ट 2020 उन्होंने ऐसा कहा कि हम जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, छोटे टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर हम बर्डन कम करना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आया, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा कि आपका टैक्स ऑडिट, नो टैक्स ऑडिट अप टू ₹5 करोड़, मतलब कोई भी टैक्स ऑडिट आपको करवाना नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर ये 2021 के अंदर ये लिमिट बढ़ा के उन्होंने 10 करोड़ कर दी है, बट ये आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, आपको तो यही देखना है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐसा कहा कि कोई भी टैक्स ऑडिट हम नहीं करवाएंगे अप टू ₹5 करोड़ तक, प्रोवाइडेड ध्यान से पढ़ना, कि आपका 95% जो पेमेंट आप करते हो वो आपका किसके थ्रू होना चाहिए, अदर देन कैश। कितना, 95%। तो आपने मान लो कि जो भी पेमेंट आपने किया है उसका 95% पेमेंट आपका चेक से या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हमने थोड़ी देर पहले जो प्रिस्क्राइब किए वो उससे होना चाहिए। और 95% आपका जो भी टोटल रिसिप्ट होता है, सेल्स वर्ड नहीं लिखा है, टोटल वर्ड यूज़ किया है, उसको मैं समझाता हूँ, वो भी आपका किसके थ्रू होना चाहिए, अदर देन कैश, ठीक है। मतलब किसके थ्रू होना चाहिए, तो अकाउंट पे चेक्स, देन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आपका होना चाहिए। तो अगर आपका 95% तक का पेमेंट क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा, तो इन दैट केस आपको कोई भी टैक्स ऑडिट करवाना नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको ये बेनिफिट दे दिया। फाइनेंस एक्ट 2021 उसके अंदर ये जो है वो 10 करोड़ तक कर दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि उनके ऊपर बर्डन क्या होगा, कम होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि 95% पेमेंट और रिसिप्ट आपको किस में करना है, तो चेक से या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करना है, ओके। सो ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड। आगे देखो सेक्शन 44AB के अंदर, सो देखिए उसमें लिखा है सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन। द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट on or before the specified date, which shall be the date 1 month prior to the due date of filing return of income, and then furnish by that date the prescribed audit report. So अभी देखिएगा,
नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सेक्शन 44AB के अंदर दोस्तों अगर आपका केस ऑडिट के अंदर जाता है, ठीक है, तो आपका जो ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होता है 30 सितंबर 2000, मतलब जो भी ईयर है, तो मान लीजिए कि ये 30 सितंबर 2021 है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। हावेवर गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके 1 मंथ का जो डेट है वो कर दिया है, तो 31 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगा ना दोस्तों सेक्शन 44AB के अंदर जो भी आपका ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, वो ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो 1 मंथ प्रायर टू ITR की डेट जो होगा उससे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जो भी आपका ITR का डेट है उससे 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, ताकि वो लोग क्या है, पूरा जो सिस्टम होता है वो तो पूरा ऑटोनोमस सिस्टम ही होता है। जैसे ही आप ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करोगे और जब आप ITR फाइल करोगे तो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो चुके होंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो CA ने किए होंगे, ठीक है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ITR के अंदर आ जाएंगे, एंड देन जो फर्दर एडजस्टमेंट्स हैं वो असेसमेंट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको 1 महीने पहले ही एडवांस में क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करना है। अगर मान लीजिए कि आपका केस सेक्शन 92E में है, आपको पता होगा सेक्शन 92E, अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपने किया है, तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है तो आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो रिटर्न की डेट होती है वो 30 नवंबर होती है। तो अगर वो वाला मैटर है तो 31 अक्टूबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट क्या करना है, तो 31 अक्टूबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 92E और ये जो 44AB है, इन दोनों का आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उससे पहले आपको सबमिट करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 month prior to the due date of filing return of income and then furnished by that prescribed audit report. A person carrying on a business, if his total sales or turnover or gross receipt in business exceed 1 crore rupees in the previous year, तो उनको ऑडिट करवाना होता है, provided that in case of a person whose aggregate of, ध्यान से पढ़ना, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आया वो, ठीक है, ऑल अमाउंट रिसीव्ड वो सेंस में, गुड्स बेच के जो पैसा मिला वो नहीं, गुड्स बेच के स्क्रैप में कुछ बेचा, असेट्स बेची, वो सब कुछ मिला के उन्होंने कहा एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट, मतलब 5% से ज़्यादा कैश का प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑल अमाउंट रिसीव्ड, तो ऑल अमाउंट रिसीव्ड के अंदर जो गुड्स बेचा है वो भी आ जाएगा, प्लस जो आपने स्क्रैप में कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो स्क्रैप किया है कोई गुड्स तो वो भी आ जाएगा, अगर आपने असेट को क्या किया, बेचा है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। ऑल अमाउंट रिसीव्ड लिखा है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है ऑल पेमेंट्स मेड, ठीक है, तो उसमें भी 5%, तो ये सेल्स का फिगर था, ठीक है, मतलब पेमेंट का, सॉरी पेमेंट रिसीव्ड का है, ठीक है, पेमेंट जो आपने रिसीव किया है और यहाँ पे जो आपने पे किया है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, अ पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन इफ़ हिज ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन एक्सीड ₹50 lakhs, ओके, इन द प्रीवियस ईयर, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आपको पता होगा दोस्तों प्रिजम्पटिव इनकम, तो प्रिजम्पटिव इनकम जो है सेक्शन 44AD हो गया, देन 44ADA हो गया, ठीक है, 44AE हो गया, ठीक है। तो इन सब के अंदर आपको मिनिमम क्या करना होता है, प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करना होता है। अगर आप उससे कम डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना है। तो 44AE, BB, BBB नॉन रेसिडेंट वाला है। अ पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44ADA मतलब प्रोफेशन वाला पर्सन, वेर ही हैज क्लेम हिज इनकम टू बी लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44ADA इन द प्रीवियस ईयर इन इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब स्लैब लिमिट से ज़्यादा इनकम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लैब से कम होगा तो ऑडिट करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, ओके। फिर पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, ठीक है, ओके। बट 44AD में आपको पता होगा कि जो बिजनेसमैन होता है उसको अगर कैश में किया होगा तो 8% होता है, और अगर चेक से पेमेंट लिया होगा या ECS से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट लिया होगा तो 6% तक अपनी इनकम को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये ध्यान रखना।
तो वो जो भी आपका सेल्स है, टर्नओवर है, ठीक है, वो अप टू 2 करोड़ रुपीस तक रहेगा। तो सेक्शन 44 AD के अंदर, ध्यान से सुनिए दोस्तों, सेक्शन 44 AD के अंदर आपको क्या करना है, तो अपनी इनकम को डिक्लेयर करना है। अगर उससे कम डिक्लेयर की होगी तो यू आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गेट देम ऑडिटेड, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद की पॉइंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पढ़िएगा, वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, then it shall be sufficient compliance with the provision of this section if such person gets the accounts audited under such other law before the specified date। मतलब वो डेट से पहले पहले आपको क्या करना है, ऑडिट करवा देना है। furnished by that date the report of the audit is required under such other law and further report by an accountant in the form prescribed under this section। 3CA and 3CB फॉर्म आपको क्या करना है, फर्निश करना है जब आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या करते हो, फाइल करते हो, विच इज़ 1 मंथ बिफोर द जो भी ड्यू डेट है उससे। तो ड्यू डेट से 1 मंथ जो पहले होगा वो आपका स्पेसिफाइड डेट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस यही आपको याद रखना है। नाउ चैप्टर नंबर 5, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द कोविड की वजह से भी, ठीक है। तो कंप्लाइंसेस थोड़े लेट होंगे इस बार। तो जो नॉर्मली 30 सितंबर डेट होता है ऑडिटेबल केस में, 44 AB वाला जो ऑडिट होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला नहीं, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया होगा तो इन दैट केस 30 नवंबर होता है। तो अभी होता क्या है, 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दिया है। एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म है और अगर पार्टनरशिप फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑडिटेबल है, तो फिर वो जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनका भी जो ड्यू डेट होता है वो 31 जुलाई नहीं होगा, वो 30 सितंबर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेबल है तो पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेबल होगा, तो उसके वर्किंग पार्टनर का भी जो ड्यू डेट होगा वो 30 नवंबर होगा। लेकिन अभी अमेंडमेंट ये हुआ है कि चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, ये MCQ में आ सकता है, तो उनके लिए जो ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न रहेगा वो 30 सितंबर रहेगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जो 30 सितंबर वाली डेट थी उसको तो 1 महीने से एक्सटेंड कर दिया और 31 अक्टूबर कर दिया, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर, तो ध्यान रखना। सो फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंड्स द क्लॉज A ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एज अंडर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम is extended from 30th of September to 31st October of the assessment year. Okay. Such due date is also applicable to a partner whether working and non-working. तो पहले सिर्फ वर्किंग था, अभी वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों हैं, और द फर्म whose accounts are audited under the act or any other law for the time being in force. This amendment takes effect from the 1st April 2020. Accordingly, it will apply to assessment year 2021 and subsequent assessment year, ठीक है। तो आगे के जो भी असेसमेंट ईयर है उसके लिए अप्लाई होगा, तो ध्यान रखना। स्पेसिफाइड डेट फॉर फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो कौन सी डेट है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका इनकम टैक्स का ड्यू डेट ऑफ ITR होता है उसके 1 मंथ प्रायर आपको क्या करना है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, सो देखिएगा, फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंड द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डेट, अंदर का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। असेसी यहाँ पे लिखा है कंपनी, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न तो 31 अक्टूबर, तो उनको अपना रिपोर्ट फर्निश करना है 30 सितंबर तक। एनी अदर पर्सन, मतलब मान लीजिए कि कोई और व्यक्ति है जिनको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, तो उनको भी 30 सितंबर तक करना है। अगर किसी को ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न एप्लीकेबल हुआ है, मतलब ALP का कैलकुलेशन हुआ है, तो इन दैट केस 30 नवंबर आपका ITR का डेट होगा और 1 महीना प्रायर मतलब 31 अक्टूबर तक आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन एनी अदर केस, तो इन एनी अदर केस के अंदर अगर रिटर्न का डेट 31 जुलाई हुआ, ठीक है, तो 30 जून तक उनको रिटर्न मतलब स्पेसिफाइड डेट पे रिपोर्ट फर्निश करना है, ठीक है। सो फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग सेक्शन आर अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट, मतलब ये जो सेक्शंस है वो अमेंड किए गए हैं। तो जिनको भी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी ऑडिट क्या होता है एप्लीकेबल होता है, ठीक है, उसके अंदर जो फॉर्म नंबर होता है वो आपको यूज़ करके आपको जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 1 मंथ प्रायर क्या करना है, फर्निश कर देना है, जो रिपोर्ट की डेट आएगी वो, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्म नंबर आपको दिए गए हैं
ठीक है। रिपोर्ट जो फर्निश करने का दे रखा है वो आपको यूज़ करना है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। याद नहीं रखोगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। सो इसको एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना। फॉर्म नंबर है, आई डोंट थिंक सो कि फॉर्म नंबर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, चैप्टर नंबर 6 देखिए उस। सो नाउ आपने काफ़ी बार ऐसा सुना होगा कि जो आधार कार्ड नंबर होता है उसको आपको क्या करवाना होता है, लिंक करवाना होता है विथ योर पैन कार्ड नंबर, ठीक है। सो उसके पीछे 2017 से गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो पैन कार्ड नंबर के साथ क्या करो, लिंक करो, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 के बाद जो लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनको तो मैंडेटरीली आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड के एप्लीकेशन के टाइम पे ही देना होता है। लेकिन जो ट्रांजिशन फेज़ में जो लोग थे, मतलब जो 1 जुलाई 2017 से पहले के जो पैन कार्ड नंबर इश्यू हुए हैं उनको अपना आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर के साथ लिंक करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूनिक आइडेंटिटी नंबर। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 31 मार्च लास्ट डेट दे रखी थी, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया। 31 मार्च 2021 लास्ट डेट दे रखा था, फिर फर्दर उन्होंने एक्सटेंशन करके 30 जून किया। अभी प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 31 मार्च 2021 इज़ द लास्ट डेट कि आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर के साथ लिंक करना है। अगर आप लिंक नहीं करते हो देन इन दैट केस योर पैन कार्ड नंबर बिकम इनवैलिडेट, ठीक है। सो इनवैलिड मतलब तो क्या हो जाता है कि वो पैन कार्ड नंबर आपका इनवैलिडेट हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये अजम्पशन किया था कि एज इफ कोई पैन कार्ड नंबर अलॉट ही नहीं हुआ है, तो इफ़ द पैन कार्ड नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो सेक्शन 272B के अंदर पेनल्टी लग जाएगी आपको। सो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, इनवैलिड की जगह हम उसको इनऑपरेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनऑपरेटिव, मतलब जो पैन कार्ड नंबर है वो इनवैलिड नहीं होगा पर इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो कहीं फर्निश करोगे तो फिर मतलब मान लो कि जहाँ जहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर फर्निश करना होता है, ऐसा कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ आपको दे रखी है जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर या तो पैन कार्ड नंबर जो है वो आपको क्या, सॉरी, पैन कार्ड नंबर आपको फर्निश करना होता है, आधार कार्ड नंबर नहीं, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप फर्निश करोगे तो पैन कार्ड नंबर तो इनऑपरेटिव हो जाएगा, ओके। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा, सो कोटिंग ऑफ आधार कार्ड नंबर inserted by Finance Act 2017, so every person who is eligible to obtain Aadhaar number shall on or after first day of July 2017 quote Aadhaar number in the application form for allotment of a permanent account number। तो जब आप परमानेंट अकाउंट नंबर लेने जाते हो तभी आपको आधार कार्ड नंबर दे देना है। बट मान लो सर आधार कार्ड नंबर हमारे पास आया नहीं है, तो जो एनरोलमेंट आईडी होगा वो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। In the return of income, provided that where person does not possess Aadhaar number, the enrollment ID of the Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment shall be quoted in the application for permanent account number or as the case may be in the return of income furnished by him, ठीक है। उसके बाद देखो, every person who has been allotted a permanent account number as on first day of July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to Principal Director General of Income Tax, मतलब वो सिस्टम के थ्रू करना है, ठीक है, आपको उनकी ऑफिस पे नहीं जाना है। बाय 31 मार्च 2021 लिंकिंग ऑफ पैन एंड क्या लिखा हुआ है, आधार नंबर, ठीक है। Provided that in case of failure to intimate the Aadhaar number, the permanent account number allotted to the person shall be deemed to be, ये देखो क्या लिखा है, फिर उन्होंने लाइन कर दिया, shall be deemed to be invalid and other provision of this act shall apply। तो वो कैंसिल हो जाएगा। इनऑपरेटिव और इनवैलिड में डिफरेंस होता है। इनवैलिडेट मतलब वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यार ये इनवैलिड थोड़ा हार्श है, इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इनवैलिड की जगह हम इसको क्या कर देते हैं, इनऑपरेटिव कर देते हैं, ठीक है। इसलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया, तो इनऑपरेटिव कर दिया, ओके। तो देखिए यहाँ पे मेड इनऑपरेटिव आफ्टर 31 मार्च 2020 इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट है। कुछ ऐसी जगह पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन नहीं करना है, तो द प्रोविजन ऑफ 139AA शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल हु डज नॉट possess the Aadhaar number or the enrollment ID
and residing in the state of Assam and Jammu and Kashmir or Meghalaya are non-resident as per the Income Tax Act. The age of 80 years or more at any time during the previous year, 80 साल से ज़्यादा है, and not a citizen of India. ठीक है. It is clarified that except for the person mentioned in note number 1, all the person have to quote Aadhaar number in application for PAN number in return of income filed any time after 1st July 2017. तो जो लोग 1st जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड नंबर के लिए एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उनको तो कंपलसरीली क्या करना है, आधार नंबर अपने एप्लीकेशन नंबर के एप्लीकेशन के अंदर कोट करना है. ठीक है, सो ध्यान रखना. सो रूल नंबर 14.114 मैनर ऑफ मेकिंग पैन इनऑपरेटिव. तो इसमें लिखा है a manner of making permanent account number inoperative where a person who has been allotted the permanent account number as on 1st day of July 2017 and is required to intimate his Aadhaar number under subsection 2 of section 139AA has failed to intimate the same on or before 31st day of March 21, the permanent account number of such person shall become inoperative immediately after the said date and the purpose of furnishing and intimating and quoting Aadhaar number under the act. तो वो inoperative हो जाएगा. तो अगर इनऑपरेटिव होगा तो सेक्शन 272B के अंदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जो 10,000 रुपये है. 10,000 रुपीज़ फॉर ईच डिफ़ॉल्ट, एक बार नहीं है, फॉर ईच डिफ़ॉल्ट. तो जहाँ जहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर क्या करना है, ठीक है, जो ऑपरेटिव करना है विथ योर पैन कार्ड नंबर, अगर वो हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर नहीं हुआ तो फिर जहाँ आप पैन कार्ड सबमिट करते हो, जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है इंटीमेट करना होता है आपको पैन कार्ड नंबर, ठीक है, तो वो पैन कार्ड नंबर इंटीमेट करोगे बट वो पैन कार्ड नंबर ही इनऑपरेटिव हो गया तो इट डीम टू बी अज्यूम दैट कि आपने वो पैन कार्ड नंबर कोट ही नहीं किया. तो फिर उस केस में आपको 10,000 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फॉर ईच डिफ़ॉल्ट. सिंगल डिफ़ॉल्ट नहीं, ईच डिफ़ॉल्ट के लिए आपको 10,000 रुपये देना है. उसमें देखो लिखा हुआ है वेर अ पर्सन हुज परमानेंट अकाउंट नंबर हैज़ बिकम इनऑपरेटिव अंडर सब रूल 1 इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट और कोड हिज पैन कार्ड नंबर अंडर द एक्ट, इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज़ नॉट फर्निश्ड, मैंने बताया जैसा, he has not furnished, intimated or quoted the permanent account number as the case may be in accordance with the provision of this act, he shall be liable for all the consequences under the act and for not furnishing and intimating Aadhaar number. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. Where the person referred to in sub rule 1 has intimated his Aadhaar number, मतलब क्या है कि आपका पैन कार्ड नंबर एक बार इनऑपरेटिव हो गया, ठीक है, फिर आपने वो आधार कार्ड को आपको पैन कार्ड नंबर के साथ लिंक कर दिया, ठीक है, तो अभी वो जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा. बट फ्रॉम विच डेट, तो यहाँ पे लिखा है हैज़ इंटीमेटेड इज आधार नंबर अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA आफ्टर 31st डे ऑफ मार्च 2021 हिज परमानेंट अकाउंट नंबर शैल बिकम, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर फॉर द पर्पज ऑफ फर्निशिंग, इंटीमेटिंग एंड कोटिंग अंडर द एक्ट. प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 शैल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम सच डेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंटीमेशन. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. तो क्या होगा, कब से वो एप्लीकेबल होगा, वो ऑपरेटिव कब होगा, तो बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर फॉर द पर्पज ऑफ फर्निशिंग. ठीक है, तो डेट ऑफ इंटीमेशन से हम उसको क्या कर देंगे, ऑपरेटिव कर देंगे. ठीक है, सो ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स विद द चैप्टर नंबर 7. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नया उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है इन द असेसमेंट प्रोसीजर. ओके, सो नाउ सबसे पहले तो हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या अमेंडमेंट है उसके अंदर. सो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, इन केस ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो उसके अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 जो कौन सा असेसमेंट है, रेगुलर असेसमेंट है. ठीक है, 143 सबसेक्शन 3 का जो स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है, मतलब रेगुलर असेसमेंट है, उसके लिए आपको नोटिस सर्व करना होता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2. इसमें नोटिस आपको सर्व करना होता है. सेक्शन 144 के अंदर आपको सोकोज नोटिस सर्व करना होता है. ठीक है, ये कौन सा असेसमेंट है, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. देन आता है 147, ये कौन सा है, तो ये है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट.
ठीक है, उसके लिए आपको 148 का नोटिस सर्व करना पड़ता है। एंड देन आता है 153A, दैट इज़ अ सर्च असेसमेंट। ठीक है, सो अगर किसी एसएससी के यहाँ मतलब टैक्स पेयर के यहाँ पे सर्च इनिशिएट हुआ है तो 153A के अंदर क्या होता है, सर्च असेसमेंट होगा। ठीक है, 132 के अंदर सीजर होगा, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह सीज करना है वो सब कुछ सीज करके एंड देन उसका वो क्या करेंगे, असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। नाउ तो अभी ये जो सारे असेसमेंट होते हैं, ये सारे असेसमेंट क्या होते थे, फेस टू फेस होते थे। ठीक है, समझिएगा दोस्तों कि क्या हो सकता है, क्या होते थे फ्रेंड्स, फेस टू फेस असेसमेंट होते थे। मतलब असेसिंग ऑफिसर और असेसी सामने सामने असेसमेंट करते थे। मतलब असेसिंग ऑफिसर असेसी से क्वेश्चन पूछेगा फेस टू फेस, उसको कुछ अगर बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस चाहिए तो वो फेस टू फेस उसको बुला सकता है। सो उसमें होता था क्या कि जो असेसी है, मान लीजिए कि उन्होंने कोई टैक्स की चोरी भी की है, तो वो ऐसा हो सकता है कि असेसी असेसिंग ऑफिसर को क्या ऑफ़र कर सकता है, ब्राइब ऑफ़र कर सकता है। ठीक है, किसको, टू द असेसिंग ऑफिसर। और असेसिंग ऑफिसर को कुछ ऐसा ऑफ़र करके एंड देन असेसिंग ऑफिसर को ऐसा बोलेंगे कि एक काम करो, आप अपना जो असेसमेंट ऑर्डर बनाओगे वो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर आप ये सब एडिशन मत करना, क्योंकि अगर आप एडिशन करोगे तो असेसी को क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसने ब्राइब ऑफ़र किया टू द असेसिंग ऑफिसर। अभी वो असेसिंग ऑफिसर मानेगा नहीं मानेगा वो बात की बात है। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे करप्शन होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। करप्शन होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे जिसमें करप्शन कम ना हो तो फिर उस केस में होगा क्या, एक तो करप्शन का स्कोप बढ़ेगा, दूसरा जो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो भी डिस्टर्ब होगा। इट इज़ अगेंस्ट द प्रीजुडिशियल द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। हावेवर अगर असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कुछ भी ऐसा प्रीजुडिशियल द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो एक सेक्शन और है जिसके अंदर CIT सेक्शन 263 के अंदर असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को वो क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ऐसा लगता है कि जो असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है इट इज़ अगेंस्ट द interest of the revenue, means it is a prejudicial to the interest of the revenue, then in that case the commissioner having a power to revise the order of the assessment। ठीक है, तो इस केस में ये एक ऑप्शन था, लेकिन गवर्नमेंट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोचा, ठीक है, और उसको समझा कि नहीं ये फेस टू फेस असेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं करप्शन को लीड कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो लोग लेके आए ई असेसमेंट। क्या लेके आए, ई असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद ई असेसमेंट का नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, तो उसके नाम उनका नाम कर दिया फेसलेस असेसमेंट। ना फेसलेस असेसमेंट मतलब क्या होगा कि इस केस में फेस टू फेस मिलेंगे ही नहीं। कौन नहीं मिलेगा, असेसिंग ऑफिसर नहीं मिलेगा और असेसी नहीं मिलेगा, तो वो जो करप्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी अल्टीमेटली असेसमेंट तो हमें करना पड़ेगा ना, आप फेस टू फेस मिलोगे नहीं तो असेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, असेसमेंट होने का भी तो क्या है, एक तरीका होता है, इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं, वेरिफिकेशन करना होता है, तो ये सब कुछ कैसे करेंगे। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, मतलब स्कीम मतलब एक इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। ठीक है, और वो फेसलेस असेसमेंट स्कीम, उसके अंदर उन्होंने ऐसा कहा कि सेक्शन, ध्यान से सुनना, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 मतलब जो रेगुलर असेसमेंट है वो, देन सेक्शन 144 जो इनकम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो, एंड सेक्शन 147, ठीक है, दैट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, ये तीनों सेक्शन का अब से क्या होगा, अब से फेसलेस असेसमेंट होगा। क्या होगा, फेसलेस असेसमेंट होगा। ठीक है, हावेवर जो सेक्शन 153A है दोस्तों, सेक्शन 153A है, उसमें अभी भी क्या होगा, तो फेस टू फेस असेसमेंट ही होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि 147, 144, 143 इन सब में कौन सा असेसमेंट होगा, तो फेसलेस असेसमेंट होगा। 147 में जो असेसमेंट होता है उसका मैनर करने का तरीका तो 143 वाला ही होता है। 147 में तो क्या है कि इनकम टैक्स का कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने आपको एक इंडिकेटिव्स दिए हैं कि यहाँ पे इनकम का एस्केपमेंट हुआ है, तब जाके आप क्या करते हो, कुछ ऐसा इनिशिएशन करते हो। ठीक है,
सो अभी होगा क्या कि 147 में जो असेसमेंट करने का तरीका होता है वो 143.3 वाला ही होता है जो रेगुलर असेसमेंट में होता है, सिर्फ री असेसमेंट होता है। 143.3 के अंदर जो रेगुलर असेसमेंट होता है वो 147 के अंदर री असेसमेंट होता है, ठीक है। पर तरीका तो दोनों सेम ही होता है, इसलिए आप इन तीनों ही सेक्शन में क्या कर सकते हो, फेसलेस असेसमेंट कर सकते हो। पहले गवर्नमेंट ने सिर्फ ये 2 सेक्शन का बताया था, बट बाद में उन्होंने 147 को भी ऐड कर दिया। बोले 147 में भी जो असेसमेंट होता है वो 143.3 के मुताबिक ही होता है, ठीक है। तो कुछ सेपरेटली हम कुछ नहीं करते। सो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सो फेसलेस असेसमेंट, अभी इसको ग्राउंड लेवल पे किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो एक चैलेंज था उनके लिए, ठीक है। सो किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो टेबल में यहाँ पे बना के दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे तो स्कीम बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकली लंबी है, लेकिन उसको एक टेबल फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि आप उसको क्या कर सको, अच्छे से याद रख सको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 143.3 सबसेक्शन 3A 3B 3C रेगुलर एंड स्क्रूटिनी असेसमेंट एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। तो इसमें लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और द लॉस ऑफ द असेसी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 144 so as to impart great efficiency, transparency and the accountability by eliminating, underline करिएगा, by eliminating interference between the assessing officer and the assessee in the course of proceeding to the extent technologically feasible, ठीक है। तो जितना टेक्नोलॉजिकल फिजिबल है वहाँ तक हम कर सकते हैं। तो सर्च के अंदर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रॉपर्टी जो सर्च करता है वो उस जुरिस्डिक्शन का बंदा होता है जहाँ पे सर्च इनिशिएट होता है। तभी आप फेसलेस स्कीम पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर्च असेसमेंट फेसलेस नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो फेसलेस होगा तो होगा क्या, तो आने जाने का जो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंस होता है या टाइम इन्वेस्ट होता है, ठीक है, वो भी होगा। तो इसकी वजह से टाइम वेस्ट भी हो सकता है, जो टाइम इन्वेस्ट होगा, तो मैं उस सेंस से कहना चाहता था। तो अभी होगा क्या कि वो टाइम आप ख़राब करोगे अपना, ठीक है, तो वो इकोनॉमी के एंगल से तो सही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है इंट्रोड्यूसिंग द टीम बेस्ड असेसमेंट विद द डायनामिक जुरिस्डिक्शन। टीम बेस्ड मतलब क्या है कि असेसिंग ऑफिसर, अभी जो असेसमेंट होता है, मतलब मान लो फेस टू फेस असेसमेंट होता था, उसमें मे बी एक असेसिंग ऑफिसर हो सकता है, बट यहाँ पे तो पूरा बेंच होगा, असेसिंग ऑफिसर का पूरा बेंच होगा, ठीक है। एंड डायनामिक जुरिस्डिक्शन, तो मान लो कि अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन से, मान लो कि हम अहमदाबाद में हैं, तो अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन से अगर कोई केस है किसी एसएससी का, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुंबई जुरिस्डिक्शन में चला जाए, जयपुर जुरिस्डिक्शन में चला जाए, इवन चेन्नई जुरिस्डिक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन का केस जो है वो किसी और जुरिस्डिक्शन में जा सकता है। तो अगर मान लो कि असेसी असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा। सो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, मिलने नहीं देंगे हम असेसिंग ऑफिसर को, ठीक है, क्योंकि अगर आप मिल लोगे तो फिर हो गया काम तमाम। कुछ आप ऐसा ऑफर करोगे जिसकी वजह से हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें क्या कर दे, हटा दे, जो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए थी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि फेस टू फेस जितना हो सके उतना हम कम करते हैं, टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज वी डाइवर्ट द, हमारा जो वर्कफोर्स है उसको किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट करेंगे, और अल्टीमेटली 5-10 साल बाद, 15 साल के बाद तो इसी का टाइम आने वाला है, तो सब कुछ हमारा जो होगा वो फेसलेस ही होगा। इवन CIT अपील्स के अंदर जो होता है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। इस बार ITAT का जो सुनवाई होगी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होता है, तो कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं, तो CIT अपील्स और जो भी ITAT है वो कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। सो सब कुछ है, आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से मुझे लगता है कि वो लोग 5 से 7 मार्क्स का आपको क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, या तो फिर कोई टेक्निकल क्वेश्चन किसी भी तरह से ड्राफ्ट करके पूछ सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, अगर वो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो टीम बेस्ड असेसमेंट विथ डायनामिक जुरिस्डिक्शन, तो डायनामिक मतलब पता नहीं चलेगा कि आपका केस कौन से जुरिस्डिक्शन में जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद का असेसी होगा तो पहले क्या होगा, अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन में ही केस होगा, तो फिर उस केस में असेसी जो था वो असेसिंग ऑफिसर को ईजिली अप्रोच कर सकता था,
बट यहाँ पे तो क्या है कि कहीं पे भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में केस चला जाएगा। ओके, सो ये ध्यान रखना। सो इसमें लिखा है सेक्शन 144 एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ओके, सो देखिए उसके अंदर नाउ the central government may, for the purpose of giving effect to the scheme made under subsection 3A, by the notification in the official gazette, direct that any of the provisions of this act relating to the assessment of total income or loss shall not apply or shall apply with such exception, modification and adoption as may be specified in the notification. मतलब क्या है कि जो ऑनगोइंग असेसमेंट है, जो सर फेस टू फेस चल रहे हैं, वो उसका क्या करेंगे, तो उस केस में एक अथॉरिटी आएगी, वो असेसमेंट को वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। फेस टू फेस नहीं, अभी फेसलेस होगा। असेसी को भी हम इंटीमेट कर देंगे कि अभी आपको फेस टू फेस आने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन शैल बी इशूड आफ्टर 31st day of March 2022, मतलब वो डेट काफ़ी बात की है। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 3A and subsection 3B as soon as may be after the notification issued is laid before the each house of, क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट। ठीक है, एनालिसिस ध्यान से देखिएगा। ई असेसमेंट वॉज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट अंडर 143। फाइनेंस एक्ट 2020 हैज़ ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ ई असेसमेंट एंड नाउ ई असेसमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले था वो स्क्रूटिनी असेसमेंट में होता था, अभी 144 को भी उन्होंने कर दिया है। इवन 147 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पे आप लिख लेना, इवन सेक्शन 147 is also included। ओके, क्योंकि 147 में असेसमेंट तो किस तरह से होगा, 143 सबसेक्शन 3 की तरह ही होगा। ओके, सो ध्यान रखना। नाउ अभी ये जो फेसलेस असेसमेंट है, ठीक है, उसको किस तरह से करना है, पहले तो ये समझ लीजिए सर दोस्तों कि जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो अमेंडमेंट किसी सेक्शन इन पर्टिकुलर नहीं हुआ है। जैसे टाइम लिमिट हो गया 153 का, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 148 में नोटिस कर देने का टाइम, या 144 या 143 सबसेक्शन 3, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। देर इज़ नो अमेंडमेंट इन द सेक्शन, देर इज़ ओनली अमेंडमेंट इन द मैनर ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर मैनर में आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ओनली द मैनर ऑफ असेसमेंट इज चेंज, नॉट द पर्टिकुलर सेक्शन, और उसके अंदर कोई टाइम लिमिट चेंज नहीं की है। सिर्फ जो मैनर पहले फेस टू फेस था उसको उन्होंने चेंज करके फेसलेस कर दिया। ठीक है, सो उससे होगा क्या, जो मैंने आपको बस बताया कि जो करप्शन के जो चांसेस हैं वो कम होंगे, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो भी लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनका जो भी केस होगा वो सामने आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली हम उस अमाउंट के ऊपर क्या ले पाएंगे, टैक्स भी ले पाएंगे। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई के फेसलेस स्कीम लाना ज़रूरी था। ठीक है, सो देखिए इसमें लिखा हुआ है फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स एंड क्या यूनिट्स। नाउ तो फेसलेस असेसमेंट सेंटर दो लेवल पे है। ठीक है, एक सेंटर है नेशनल लेवल पर और दूसरा रहेगा रीजनल लेवल पर। ठीक है, कौन से लेवल पे रहेगा, एक नेशनल लेवल पे रहेगा और एक रहेगा रीजनल लेवल पर। इसको कहा जाएगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, NFAC, और ये होगा RFSC, रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, RFSC। ठीक है, NFAC RFSC ये दो सेंटर होंगे। अभी होगा क्या, ये RFSC के अंदर दोस्तों 4 यूनिट्स होंगे। कितने यूनिट्स होंगे, 4 यूनिट्स। पहला होगा असेसमेंट यूनिट, दूसरा होगा वेरिफिकेशन यूनिट्स, VU मतलब वेरिफिकेशन यूनिट्स, थर्ड होगा टेक्निकल यूनिट एंड 4 होगा रिव्यू यूनिट। ठीक है, ये 4 यूनिट्स होंगे। ठीक है, सो अभी होगा क्या, मान लीजिए कि ये जो रीजनल सेंटर्स होंगे, मतलब ये जुरिस्डिक्शन बेस्ड सेंटर्स होंगे। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 4 अलग अलग यूनिट्स कर दिए हैं। ठीक है, ये 4 यूनिट्स हैं। तो मान लीजिए कि अभी कोई असेसमेंट करना है, ध्यान से सुनना, अभी कोई असेसमेंट करना है, तो असेसमेंट करने के लिए क्या होगा, तो जो असेसमेंट यूनिट होगा वो असेसमेंट करेगा। क्या करेगा, तो वो असेसमेंट करेगा, मतलब इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट और इश्यूज, जो भी होगा वो असेसमेंट यूनिट देखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर केस है, ध्यान से सुनना, कोई भी पर्टिकुलर केस है जो असेसमेंट में हमें
इनिशिएट करना है। तो फेस टू फेस में क्या होता था फ्रेंड्स कि जो असेसिंग ऑफिसर था, तो ये असेसमेंट यूनिट होगा। तो मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं फेस टू फेस वाला, तो ये जो असेसमेंट यूनिट होगा, मतलब असेसमेंट करने वाला जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो खुद ही क्या करेगा, नोटिस सर्व करेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये जो नोटिस सर्व करने का काम है ये असेसिंग ऑफिसर का नहीं है, ठीक है। अभी ये नोटिस कौन सर्व करेगा, तो नोटिस सर्व कौन करेगा, तो एनएफएससी सेंटर क्या करेगी, नोटिस सर्व करेगी एसएससी को। वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट करना है, ठीक है, रेगुलर असेसमेंट हमें करना है। तो वो नोटिस सर्व करके हम एसएससी से क्या मांग लेंगे, तो हम एसएससी से कुछ जो भी हमें रिस्पॉन्सेस चाहिए वो रिस्पॉन्स हम डायरेक्ट किससे मांग लेंगे, एसएससी से मांग लेंगे, ठीक है। तो अभी नोटिस कौन इश्यू करेगा, तो एनएफएससी इश्यू करेगी, ठीक है। बट मान लो कि 2020 से पहले, मतलब ये जब स्कीम नहीं आई उससे पहले ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इश्यू कर दिया है और वो जो असेसमेंट था वो फेस टू फेस मैनर में चल रहा है, तो इन दैट केस एनएफएससी विल इन्फॉर्म टू द कंसर्न एसएससी कि अभी आपका जो भी असेसमेंट होगा वो फेसलेस मैनर में होगा, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नोटिस सर्व कर दिया, ठीक है। अभी नोटिस सर्व करने के बाद एक ऑटोमेटेड नंबर होगा, ठीक है, ऑटोमेटेड नंबर होगा जिसके ज़रिए जो भी असेसमेंट होगा, मतलब जो भी असेसमेंट है वो असेसमेंट किसको दिया जाएगा, टू द असेसमेंट यूनिट, ठीक है। मतलब अभी एनएफएससी क्या करेगी, एक ऑटोमेटेड नंबर, रैंडम नंबर होगा, कोई भी आ सकता है उसके अंदर। मैंने बताया ना अहमदाबाद का एसएससी होगा तो ज़रूरी नहीं कि अहमदाबाद का जुरिस्डिक्शन ही आएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो एक ऑटोमेटेड नंबर से क्या होगा, एक सिस्टम कोड जनरेट होगा और बाद में वो जो असेसमेंट का मैटर है वो उस जुरिस्डिक्शन को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, एक अकाउंट आपने ओपन किया होता है उसके अंदर ये सब कुछ क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। आपने जो रिस्पॉन्स किया होगा वो भी आपको अकाउंट में दिखेगा, ठीक है। आपको नोटिस का जो भी फॉर्म होता है वो संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है फिजिकल असेसमेंट में वो नोटिस आया, मिला, फिर नोटिस सर्व्ड, नोटिस इश्यूड, उसमें बहुत झमेला था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो कि अभी ऑनलाइन तो सब कुछ रियल टाइम सिस्टम पे ही होता है, ठीक है। तो आपको हमने नोटिस भेजा होगा तो एट अ टाइम आपको मिल गया होगा ना, उसमें लेट तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। सो अभी एनएफएससी क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा एसएससी को, जो पहले असेसिंग ऑफिसर करता था। फिर एनएफएससी नोटिस इश्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट करना है, असेसमेंट एनएफएससी नहीं करेगा, असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट यूनिट ही करेगा। लेकिन एनएफएससी सेंटर एसएससी को क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा। क्योंकि अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर को ही नोटिस इश्यू करना था तो वो तो पहले भी होता था ना, तो फिर उसके इसमें असेसिंग ऑफिसर का नाम लिखा होगा, किसके ऊपर नाम लिखा होगा, वो नोटिस के ऊपर नाम लिखा होगा और वो जो असेसी है वो उस असेसिंग ऑफिसर को ईजिली अप्रोच कर सकता है। तो उसी को तो हटाने के लिए ये स्कीम लाया था, इसलिए उन्होंने कहा कि फेसलेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर का नाम नोटिस के अंदर नहीं होगा, सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी लिखा होगा, ठीक है। तो हमने उनको क्या दे दिया, नोटिस सर्व कर दिया, ठीक है। एनएफएससी सेंटर, ओके। अभी एनएफएससी सेंटर क्या करेगा, एनएफएससी सेंटर एक ऑटोमेटेड सिस्टम कोड के ज़रिए ये मैटर किसको हैंड ओवर करेगा, टू असेसमेंट यूनिट। तो एनएफएससी नोटिस किसको देगा, एसएससी को देगा कि हम इस सेक्शन में आपका असेसमेंट करने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो अभी असेसमेंट हमने किसको दे दिया, तो जो भी जुरिस्डिक्शन होगा रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट हुआ होगा। अभी होगा क्या कि ये तो हमने सिर्फ कम्युनिकेशन किया एसएससी को कि आपको इस सेक्शन में असेसमेंट हम करेंगे आपके इनकम का, और असेसमेंट यूनिट को बता दिया कि आपको इस एसएससी का असेसमेंट करना है, ठीक है। पर ये तो सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ। अभी असेसमेंट करने के लिए असेसमेंट यूनिट को क्या चाहिए होंगे, ठीक है। असेसमेंट, ध्यान से सुनना, असेसमेंट करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए ना, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, असेसमेंट कर पाएंगे। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपको किससे मांगने हैं, एनएफएससी से मांगने हैं, एसएससी से नहीं मांगने। आपको मिलना नहीं है, मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात हो गई तो वो जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा। तो अभी असेसमेंट यूनिट किससे मांगेगा, तो एनएफएससी से मांगेगा। फिर एनएफएससी किससे मांगेगा, एसएससी से मांगेगा, एसएससी से मांगेगा, एसएससी किसको सबमिट करेगा, एनएफएससी को सबमिट करेगा, एनएफएससी किसको सबमिट करेगा, असेसमेंट यूनिट को सबमिट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस रहेगा।
मान लो कि असेसमेंट यूनिट है, उसको कुछ वैल्यूएशन करवाना है, तो वैल्यूएशन के रिलेटेड मैटर होगा तो फिर वो लोग टेक्निकल टीम को भी देंगे, कोई लीगल मैटर होगा तो वो टेक्निकल टीम को भी दे सकते हैं। मतलब अगर असेसमेंट यूनिट को कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो किसके ज़रिए मिलेगी, एनएफएससी के ज़रिए मिलेगी। मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास अभी जो स्टैंड अलोन राइट्स थे वो नहीं है, सारे राइट्स किसने ले लिए, एनएफएससी ने अपने पास रख लिए। बोले असेसिंग ऑफिसर किस तरह से असेसमेंट करेगा वो उसकी विश पे नहीं डिसाइड होगा, वो एनएफएससी की विश पे डिसाइड होगा। मतलब जो सेंट्रल लेवल पे जो बॉडी बैठी है वो, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। असेसमेंट यूनिट डायरेक्ट असेसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, इवन असेसमेंट यूनिट जो वेरिफिकेशन यूनिट है उससे भी कांटेक्ट नहीं करेगा। असेसमेंट यूनिट पहले एनएफएससी से कांटेक्ट करेगा, एनएफएससी फिर वेरिफिकेशन यूनिट को बोलेगा, फिर वेरिफिकेशन यूनिट एनएफएससी को बोलेगा। मतलब सारा डेटा जो होगा वो सेंट्रलाइज होगा, ठीक है। सो जो स्कोप है इवेजन का वो भी कम होगा असेसी लेवल पे एज वेल एज असेसिंग ऑफिसर लेवल पे भी। सो देखिएगा नेक्स्ट, रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर आरएफएससी, तो उसमें लिखा हुआ है असेसमेंट यूनिट्स। ये मैंने जैसा बताया ये जो एनएफएससी है वो कौन है, तो वो सेंट्रलाइज बॉडी है। रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, ये कौन सा सेंटर है, रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर में 4 यूनिट्स होंगे, पहला असेसमेंट यूनिट, दूसरा वेरिफिकेशन यूनिट, थर्ड टेक्निकल यूनिट एंड फोर्थ रिव्यू यूनिट, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, देखो अभी नोटिस किसने इशू किया, एनएफएससी ने, तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर भी कौन बनाएगा, तो असेसमेंट ऑर्डर कौन बनाएगा, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। मतलब अभी क्या होगा, असेसमेंट यूनिट जो होगा वो सब कुछ करने के बाद एक ड्राफ्ट ऑर्डर सबमिट करेगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर नहीं, कौन सा, ड्राफ्ट ऑर्डर इश्यू करेगा। कौन, असेसमेंट यूनिट किसको इश्यू करेगा, एनएफएससी को। कौन सा ऑर्डर दोस्तों, ड्राफ्ट ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं, ड्राफ्ट ऑर्डर इश्यू करेगा किसको, एनएफएससी को। एंड देन एनएफएससी वो ड्राफ्ट ऑर्डर क्या करेगा, उसको लगता है कि नहीं ये फाइनल ऑर्डर है तो वो ले लेते हैं। पर अगर मान लो कि कुछ ऐसे ड्राफ्ट ऑर्डर होते हैं जो एसएससी को देने होते हैं, जैसे सेक्शन 144C डीआरपी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है या तो उसका पीई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है और अगर हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें ड्राफ्ट ऑर्डर देना होता है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एएलपी कैलकुलेट करके एसएससी की इनकम को चेंज किया है तो उसमें भी ड्राफ्ट ऑर्डर आपको एसएससी को सबमिट करना होता है, ठीक है। सो वो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आएगा, ठीक है। वो जो असेसमेंट प्रोसीजर है वो चेंज नहीं हुआ है, वो तो वो एज इट इज़ ही है, बट सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेस बिटवीन असेसिंग ऑफिसर एंड एसएससी था उसको बंद कर दिया गया और एनएफएससी ने पूरा जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। सो इट इज़ गुड फॉर द नेशन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ यूनिट, क्या फंक्शंस हैं इनके, सो इसमें लिखा हुआ है असेसमेंट यूनिट्स। सो असेसमेंट यूनिट का काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स और इश्यूज, सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द एसएससी, बट डायरेक्टली नहीं क्लैरिफिकेशन मांग सकते। अगर डायरेक्ट मांगोगे तो एसएससी को पता चल जाएगा कि एओ कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। एनालाइजिंग द मटेरियल फर्निश्ड बाय द एसएससी एंड असिस्ट इन, क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट। तो यही काम है असेसमेंट यूनिट का, काम ये है। तो सर कौन से केस में असेसमेंट करना है, वो किसका काम है, तो वो एनएफएससी का काम है, ठीक है। एनएफएससी का काम क्या है, नोटिस सर्व करना, कौन से केस में नोटिस सर्व करना वो उनको पता होगा, ठीक है। दूसरा क्या करना, तो दूसरा जो भी कंसर्न यूनिट्स हैं आरएफएससी लेवल पे उनसे कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, एज जो भी इन्फॉर्मेशन हमें उनसे कलेक्ट करनी। फिर क्या करना, तो फिर हमें असेसमेंट करने के बाद जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर हमें असेसिंग ऑफिसर मतलब असेसमेंट यूनिट से मिलता है उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, वो ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर तैयार करना है। अगर हमें लगता है कि जो असेसमेंट यूनिट ने जो असेसमेंट का जो ड्राफ्ट ऑर्डर हमें सबमिट किया उसमें कुछ गलतियां हैं तो हम रिव्यू यूनिट को भी दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, रिव्यू। मान लो कि असेसमेंट यूनिट ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो हम रिव्यू करवाने के लिए, उसका एग्जामिनेशन करवाने के लिए हम रिव्यू यूनिट को भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पूरा असेसमेंट प्रोसीजर जो असेसिंग ऑफिसर के कंट्रोल में था उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होता है कि जो भी असेसमेंट होता था नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर करता था, उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होनी बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सब कुछ हम एक हमारी इंटीग्रेटेड टीम होगी, उसके ज़रिए होगा और एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। सारा का सारा जो भी सिस्टम जनरेट होगा वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम कोड के थ्रू ही जनरेट होगा, ठीक है। कोई भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी आप चांस नहीं है, ठीक है, क्लियर, कि आप किसी भी तरह से असेसमेंट में क्या कर सको, गोलमाल कर सको या फिर असेसिंग ऑफिसर को ट्रेस करके उसको पैसा दे सको। मतलब मान लो आपने कुछ जुगाड़ लगाया और आपने असेसिंग ऑफिसर को ढूंढ भी लिया, असेसमेंट यूनिट आपने ढूंढ लिया, आप अहमदाबाद में बैठे हो, आपको पता चला कि मेरा जो मैटर था ना वो बेंगलोर जुरिस्डिक्शन में गया है, आपने उसको अप्रोच भी किया, उसने सब कुछ चेंज भी कर दिया असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है। अभी मैटर गई एनएफएससी के पास, एनएफएससी ने बोला कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ गलती लग रही है, तो उसने बोला कि करो रिव्यू करवाओ, इसका एग्जामिनेशन करवाओ। रिव्यू यूनिट ने बोला नहीं नहीं सही में ड्राफ्ट ऑर्डर में प्रॉब्लम है, तो सही में ड्राफ्ट ऑर्डर में प्रॉब्लम है तो वो लोग बाद में बोलेंगे कि वापस से असेसमेंट करो, तो वापस से असेसमेंट करोगे तो वो भी वापस ऑटोमेटेड नंबर ही होगा, तो वो किसके पास जाएगा, वो किसी और के पास जाएगा। तो मान लो कि वो पटना जुरिस्डिक्शन में चला गया, मतलब किस किस को पकड़ोगे, कहाँ कहाँ पकड़ोगे, किस किस को पैसा दोगे, कहीं ना कहीं तो फंसोगे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम ये जो टैक्स के कलेक्शन के रिलेटेड हमारी जो मैटर है हम उसको लेकर बहुत ही सीरियस हैं, हम उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे कुछ भी, ठीक है। सो अगर इस तरह से आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, तो इसलिए ही हमने एनएफएससी क्या किया था, सेंटर बनाया, जिसकी वजह से ये फेसलेस असेसमेंट पॉसिबल हुआ, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। फिर असेसमेंट यूनिट के बाद हमें देखना है वेरिफिकेशन यूनिट्स। सो ना वेरिफिकेशन यूनिट का क्या रोल रहेगा, जैसे असेसमेंट यूनिट का रोल क्या है कि वो असेसमेंट करेगा, सो वेरिफिकेशन यूनिट का क्या रोल रहेगा इसके अंदर। तो वेरिफिकेशन यूनिट का ये रोल रहेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, इंक्वायरी करनी है, तो इन दैट केस वेरिफिकेशन यूनिट का रोल रहेगा। तो अगर असेसमेंट यूनिट को इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट, ध्यान से सुनना, इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट उनको कुछ वेरिफिकेशन करना है, तो फिर असेसमेंट यूनिट डायरेक्टली वेरिफिकेशन यूनिट से बात नहीं करेगा, वो कम्युनिकेट किसको करेगा, एनएफएससी को करेगा। एनएफएससी किसको कम्युनिकेट करेगी, वेरिफिकेशन यूनिट को। वेरिफिकेशन यूनिट अपना रिपोर्ट तैयार करके एनएफएससी को देगी, एनएफएससी फिर किसको सबमिट करेगी, असेसमेंट यूनिट। बोले सर आप इतना सब कुछ बोल रहे हो तो इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा? इसमें बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा, टोटली ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है और रियल टाइम बेसिस पे ये सब कुछ क्या होगा, सर्व होगा, ठीक है। सो इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग का ऐसा कोई बात है ही नहीं। जो भी नेटवर्क सिस्टम है वो नेटवर्क सिस्टम बिल्कुल ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे ही वर्क होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वेरिफिकेशन यूनिट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंक्वायरी एंड क्रॉस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड विटनेसेस, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है या फिर आपको रिकॉर्ड करना है उसका स्टेटमेंट, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुला लिया उसको और फिर उसका वीडियो क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अदर फंक्शन दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। सो आपको क्या ध्यान रखना है, AU टू एनएफएससी, ठीक है, AU टू एनएफएससी टू VU, ठीक है, फिर VU टू एनएफएससी टू असेसमेंट यूनिट, ठीक है। इस तरह से वर्क होगा। और ये भी दोस्तों असेसमेंट यूनिट जब एनएफएससी को बोलेगा और एनएफएससी वेरिफिकेशन यूनिट को बोलेगा, तो उसमें भी ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम एक वर्ड है जो मैंने आपको बताया था कि यूनिक कोड के ज़रिए हम बात करेंगे, तो इसमें भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू ही हम मैटर को हैंड ओवर करेंगे टू वेरिफिकेशन यूनिट। तो मान लो असेसमेंट यूनिट हो सकता है कि वो मान लीजिए बेंगलोर से हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वेरिफिकेशन यूनिट कहाँ से हो, दिल्ली से हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिफिकेशन यूनिट और असेसमेंट यूनिट एक ही जुरिस्डिक्शन में होगा, वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में हो सकता है, वो पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। सो ध्यान रखना। फिर मान लो कि अगर आपको कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, जैसे उनको कोई लीगल एडवाइस चाहिए या तो फिर कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए या तो फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी ये देखो फेसलेस जो पूरा असेसमेंट है वो डेवलप किया है TCS एंड किसने, तो इन्फोसिस ने, ठीक है। तो ये पूरा उन्होंने डेवलप किया हुआ है थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसके थ्रू, तो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने पूरा किया हुआ है।
तो अभी होगा क्या दोस्तों, तो एआई के ज़रिए इन्होंने पूरा ये फेसलेस स्कीम डेवलप किया हुआ है, पूरा नेटवर्किंग डेवलप किया है, तो पूरा टेक्निकल सपोर्ट टीसीएस और इन्फोसिस की तरफ से अवेलेबल है। तो अगर असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल या इन्फॉर्मेशन आईटी रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसके लिए असेसमेंट यूनिट अगेन किसको बोलेगा, एनएफएससी, एनएफएससी टू टेक्निकल यूनिट टू एनएफएससी, एनएफएससी टू असेसमेंट यूनिट। ठीक है, ये भी किसके थ्रू होगा, ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है टेक्निकल असिस्टेंस, एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डेटा एनालिटिक्स। मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग में मान लो कि आपको एएलपी के रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आर्म्स एंड प्राइस के रिलेटेड वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि एएलपी का कैलकुलेशन में हमें करके दो, तो वो टेक्निकल यूनिट को बोलेगा। टेक्निकल यूनिट में जॉइंट कमिश्नर होगा, वो एएलपी में हेल्प कर देगा। फिर रिव्यू यूनिट्स। अभी क्या होता है, असेसमेंट यूनिट जो होगा वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर, दोस्तों असेसमेंट ऑर्डर नहीं है ये, ड्राफ्ट ऑर्डर बना के देगा किसको, एनएफएससी को। ठीक है, अभी एनएफएससी क्या करेगा, अगर ऐसा लगता है कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, दैट के असेसमेंट यूनिट ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो इन दैट केस, ध्यान से सुनना, इन दैट केस ये एनएफएससी यूनिट जो होगा, मतलब एनएफएससी सेंटर जो होगा, वो उसका रिव्यू करवा सकता है। क्या करवा सकता है, रिव्यू प्रोसीजर करवा सकता है। तो वो रिव्यू करवाएगा, और अगर रिव्यू यूनिट ने बोला तो रिव्यू यूनिट दो चीज़ें बोल सकता है कि ओके हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाने दो, बट अगर प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि असेसमेंट यूनिट ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो इन दैट केस हम अगेन से क्या करवाएंगे, असेसमेंट यूनिट को दूसरा कोई असेसमेंट यूनिट, एंड दैट इज़ ऑल्सो थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम के थ्रू हम उसका असेसमेंट करवाएंगे वापस से। ठीक है, सो रिव्यू यूनिट का ये काम रहेगा। तो इसमें लिखा है रिव्यू ऑफ क्या, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, checking whether the relevant and material evidence is on record, relevant points of facts and the law are duly incorporated, applicable judicial decisions have been considered and other functions as necessary। इसमें जो स्कीम है ना, पूरी स्कीम तो बहुत लंबी है, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा कट लिया हुआ है और जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वही यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है हमने, तो अगर हम बात करें रिव्यू यूनिट्स की, तो वो तो एआरपी भी यूज़ कर सकते हैं जो एक ऑडिट टेक्निक है। ठीक है, तो मतलब एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर करके भी वो लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपका सेल्स सिग्निफिकेंटली कम हो गया, कोई एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, एआरपी कर सकते हैं, जिसमें एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर करके हम क्या करेंगे, फिर असेसमेंट में रिव्यू करवाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कि कहीं आपने ऊपर तक आपका ऐसा था कि पहचान है और आपने वो पहचान जुगाड़ लगा के असेसमेंट यूनिट तक आप पहुंच गए, असेसिंग ऑफिसर तक आप पहुंच गए, अभी आपने उसको पैसा दे दिया। ठीक है, और उसने इसके हिसाब से असेसमेंट कर लिया। अभी ऐसा तो है नहीं कि असेसमेंट ऑर्डर जो है वो असेसमेंट यूनिट बना रहे, असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके किसको देगा, एनएफएससी को देगा। एनएफएससी देन अगर उसको डाउट लगा कि ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिव्यू करवाएगा, तो रिव्यू करवाएगा तो रिव्यू यूनिट अलग होगा, वो भी ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से आया होगा, तो वो जो रिव्यू यूनिट होगा वो अपना इनपुट देगा कि असेसमेंट ठीक से नहीं हुआ है। तो उस केस में एनएफएससी क्या करेगा, वापस से असेसमेंट के लिए किसी और असेसमेंट यूनिट को, अदर देन द जो असेसमेंट यूनिट पहले था उसके अलावा को कोई जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ पे वो असेसमेंट ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ओके, सो ये ध्यान रखना। अभी ये सब कुछ तो हमने समझ लिया कि किस तरह से फंक्शन होगा, असेसमेंट यूनिट होगा, वेरिफिकेशन यूनिट होगा, टेक्निकल यूनिट होगा, रिव्यू यूनिट होगा, लेकिन अभी इसको ग्राउंड लेवल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अभी क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो असेसमेंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है एसएससी के सामने, तो फिर उस केस में एनएफएससी डायरेक्टली जाएगी किसके पास, पर अगर मान लो कि कोई नोटिस इश्यू नहीं हुआ है तो फिर उस केस में तो क्या होगा, एसएससी ऑफिसर ने नोटिस दिया नहीं है तो एनएफएससी डायरेक्टली नोटिस इश्यू करेगा और एनएफएससी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, बट अगर मान लो कि नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो चुका है और असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है देन, तो इन दैट केस, ध्यान से सुनना, इन दैट केस एनएफएससी सेंटर विल इन्फॉर्म टू द एसएससी कि नाउ अभी आपका असेसमेंट फेस टू फेस नहीं होगा, अभी आपका असेसमेंट फेसलेस होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखा है
Where the notice under 143 subsection 2 not issued by the assessing officer, then in that case the NFSC will issue the notice to assessee and उसके बाद assessing को 15 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा to NFSC, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को जवाब नहीं देना है, किसको देना है? NFSC को। अभी असेसिंग ऑफिसर की जगह असेसमेंट यूनिट हो गया। Where the notice under 143 subsection 2 और सोकोस नोटिस अंडर 148 और 144 सॉरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला एंड 148 जो इनकम एस्केपिंग के लिए इशू हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखा है सो अगर ऑलरेडी असेसमेंट इनिशिएट हो चुका है तो इफ़ असेसी हैड फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर 139 और इन रिस्पॉन्स टू 141 मतलब 139, 142, 1 जिसमें डायरेक्शन इशू होता है असेसी को कि आप अपना ITR फाइल करो, या 148, ठीक है, इज़ इश्यूड, तो इसमें लिखा हुआ है। और इस केस में 143 सबसेक्शन 2 या फिर 148 आपको नोटिस सर्व हो चुका है। उसके बाद नॉट फाइल अ रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 142(1) मतलब आपने 142(1) में जवाब नहीं दिया तो असेसिंग ऑफिसर आपके सामने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनिशिएट कर देगा। बोले आप हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो तो हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से असेसमेंट कर लेंगे। नॉट फाइल द रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 148(1) अ नोटिस अंडर 142(1) हैज़ बीन इश्यूड बाय द असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या 148 का नोटिस का या 142 का नोटिस का आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, then the NFSC will intimate the assessee that the assessment shall be as per the 144B in which manner, faceless manner। 144B नहीं आएगा यहाँ पे 144 आएगा, ठीक है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में होगा, ठीक है। NFSC will assign case to AU आएगा, ASU नहीं आएगा, AU आएगा, assessment unit in any one RFAC through the automated allocation system। नहीं तो ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम के थ्रू क्या होगा, तो ये जनरेट होगा और ये जुरिस्डिक्शन जो डायनामिक जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होगा और वो मैटर किसको हैंड ओवर कर देंगे, टू द जुरिस्डिक्शन, ओके। कोई भी रैंडम जुरिस्डिक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस जुरिस्डिक्शन से असेसी बिलोंग करता है वही होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, अभी देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, नेशनल फेसलेस, ठीक है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे अभी, तो अभी ध्यान से सुनिएगा अभी, ठीक है। NFSC है, ओके, मैंने गलती से नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, उसने AU यूनिट मतलब उनका असेसमेंट यूनिट था, उनको असेसमेंट करने के लिए दे दिया थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम के थ्रू। अभी असेसमेंट यूनिट को कुछ वेरिफिकेशन करवाना होगा, वेरिफिकेशन नहीं सॉरी, कुछ एविडेंसेस चाहिए, कुछ कंफर्मेशंस चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसी मैटर्स हैं जो ज़रूरी है असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो वो किसका कांटेक्ट करेगा, तो फेसलेस में फेस टू फेस में तो क्या होता था, डायरेक्टली हम असेसी से बात कर लेते थे, बट अभी हम असेसी से बात नहीं करेंगे, इसलिए तो फेसलेस लाया। तो असेसमेंट यूनिट किसको लिख के देगा, तो असेसमेंट यूनिट लिख के देगा NFSC को। फिर NFSC किससे मांगेगा, असेसी से मांगेगा, ठीक है। तो असेसी किसको लिख के देगा, NFSC को, एंड NFSC किसको दे देगा, फिर असेसमेंट यूनिट को दे देगा, ठीक है। तो ये NFSC हो गया। तो किसको कम्युनिकेट किसको करना है, NFSC यूनिट को करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी दूसरा क्या हुआ, मान लीजिए कि असेसमेंट यूनिट को कोई वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। सो वेरिफिकेशन करवाना है तो अगेन वेरिफिकेशन के लिए आपको NFSC को लिखना है। NFSC किसको लिख के देगी, तो वेरिफिकेशन यूनिट को लिख के देगी, एंड दैट इज़ ऑल्सो थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम। फिर वेरिफिकेशन यूनिट किसको देगी, NFSC को, और NFSC किसको देगी, वेरिफिकेशन। अगर मान लो कि असेसमेंट यूनिट है, उसको कुछ टेक्निकल इनपुट चाहिए तो वो टेक्निकल यूनिट को लिख के देगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लीगल ओपिनियन चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस आप टेक्निकल यूनिट को लिख के दोगे। तो टेक्निकल यूनिट को डायरेक्टली तो आप लिखोगे नहीं, तो उस केस में आपको NFSC को लिखना है। NFSC थ्रू द ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम किसको दे देगी, वो टेक्निकल यूनिट को, ठीक है। देन टेक्निकल यूनिट सबमिट रिपोर्ट टू द NFSC एंड NFSC सबमिट टू द टेक्निकल यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वर्क होगा। तो ये पूरा जो टेबल है वो नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। सो देख सकते हो आप। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
असेसमेंट यूनिट टू रिक्वेस्ट एनएफएससी, असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, एनएफएससी, फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और एविडेंस फ्रॉम एसएससी और एनी अदर पर्सन इट स्पेसिफाइड. एनएफएससी टू इश्यू द नोटिस टू एसएससी और अदर पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और एविडेंस टू सबमिटेड एनएफएससी विद इन, क्या नोटिस में जो टाइम दिया है वो. अगर एसएससी को लगता है कि मुझे थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन आप ऑनलाइन ही मांग सकते हो. ऑनलाइन आपने मांगा, टाइप किया एक्सटेंशन चाहिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगेगा. लाइक आपने कोई फॉरेन एसेट का इन्फॉर्मेशन मांग लिया तो मुझे वो फॉरेन एसेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते लाते लाते प्रॉब्लम नहीं, लेट हो जाएगा. तो उस केस में मैं एक्सटेंशन मांग लूँगा और वो विद इन मिनट्स के अंदर में भी एक्सटेंशन आ भी जाएगा. ठीक है. Assessee will send the documents to information or evidence to NFSC within the time prescribed or time extended on request of assessee by NFSC. तो ये तो मांग ली हमने, किससे इन्फॉर्मेशन मांगी, तो आप ये लिख लेना, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर टू एसएससी. ठीक है. सो इसमें होगा क्या, असेसमेंट यूनिट टू एनएफएससी, एनएफएससी टू एसएससी, एसएससी टू एनएफएससी, एनएफएससी टू असेसमेंट यूनिट. ठीक है. बट अगर असेसमेंट यूनिट को कुछ वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है, लाइक हमें कुछ ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है वेरिफिकेशन के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकता है कि एसएससी क्या बोल रहा है अपने एंड से. ठीक है. या तो हमने जो क्वेरी रेज की थी उसके रिलेटेड क्या कन्फर्मेशन आया है, क्रॉस कन्फर्मेशन. तो उस केस में लिखा है कंडक्टिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन बाय वेरिफिकेशन यूनिट ऑन सर्टेन मैटर्स. तो एनएफएससी टू असाइन द वेरिफिकेशन यूनिट इन एनी वन रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम, थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम. ठीक है. ये ध्यान रखना. टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम टेक्निकल यूनिट. तो टेक्निकल यूनिट आपको असिस्ट करेगा. तो टेक्निकल यूनिट आपको असिस्ट करेगा, लीगल मैटर हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, आप उनसे बात कर सकते हो, पर डायरेक्ट नहीं, एनएफएससी के थ्रू. NFSC to assign the technical unit in any one regional faceless assessment center through automated allocation system. कुछ भी फिजिकली फेस टू फेस ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सब कुछ फेसलेस है. ठीक है. सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस से ही होगा. वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट विल सेंड रिपोर्ट टू एनएफएससी. NFSC send information report received from the verification unit and technical unit to assessment unit. NFSC to send document and information. जो भी एसएससी से मिले होंगे वो हम असेसमेंट यूनिट को दे देंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किसकी तरफ से आ रही है, ये रिक्वेस्ट आ किसकी तरफ से रही है, तो वो आ रही है असेसमेंट यूनिट की तरफ से. ठीक है दोस्तों. सो ये ध्यान रखना. नंबर 4 आपको दिया है, अगर मान लीजिए एसएससी फेल हो जाता है कि अगर वो जो भी इंफॉर्मेशन एनएफएससी ने मांगी वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो इफ एसएससी फेल्स टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, information or evidence asked by NFSC or fails to comply with the notice under 142(1), ठीक है, or fails to comply with the audit direction under section 142(2)(a), then in that case NFSC react करेगा. क्या react करेगा? The NFSC shall serve a so cause notice under 144 as why the best judgment assessment should not be made. आपके सामने क्यों हम 144 ना करें उसका आप हमें रीज़न दीजिए. अगर एसएससी का रिस्पॉन्स एनएफएससी को मिलता है, एसएससी रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय एनएफएससी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड. तो अगर रिस्पॉन्स आया एसएससी की तरफ से, उसने शोकोज दिया, बोले ये रीज़न है सर. इफ़ एसएससी रिस्पॉन्स इज सेटिस्फैक्ट्री, अगर एसएससी का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री होता है, देन 144 शैल नॉट बी डन. इफ रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री देन एनएफएससी खुद असेसमेंट नहीं करे. देखो एनएफएससी इज ओनली रेगुलेटर, वो रेगुलेट कर रहा है सबको. एनएफएससी असेसमेंट नहीं करेगा. तो एनएफएससी क्या करेगा, तो ये मैटर किसी और असेसमेंट यूनिट को दे देगा. दैट इज ऑल्सो थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम. तो यहाँ पे लिखा है देन एनएफएससी विल इंटीमेट असेसमेंट एंड यूनिट टू मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. फिर देखो क्या लिखा है, असेसमेंट रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड बाय एनएफएससी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड, एनएफएससी विल इंटीमेट सच फेलियर टू असेसमेंट यूनिट एंड असेसमेंट यूनिट शैल मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है. हम मैटर अभी असेसमेंट यूनिट को दे देंगे और अभी हम क्या करेंगे, असेसमेंट स्टार्ट करेंगे. ठीक है दोस्तों. तो ध्यान रखना. तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4. अभी ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की. पॉइंट नंबर 3,
और ये पॉइंट नंबर 4, इसमें असेसमेंट यूनिट क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल गैदर कर रहा है, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेरिफिकेशन करवाना है, टेक्निकल करवाना है, वो सब कुछ वो गैदर कर रहा है। ये सब कुछ गैदर करने के बाद नंबर 5 में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल गैदर्ड इन पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 अबव, असेसमेंट यूनिट मेक अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, अंडरलाइन करिए ड्राफ्ट, फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट है, सिर्फ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपको बना के देना है अंडर 143(3), 144, 147, ठीक है। 153A नहीं हो सकता, मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया तभी बताया, सर्च असेसमेंट में फेसलेस असेसमेंट नहीं है, फेस टू फेस ही होगा। ओके, सो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये 2 सेक्शन निकाल दीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है। इन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट यूनिट मे एक्सेप्ट द इनकम, assessment unit may accept the income as written and make variation or compute the income to the best of its judgment where the violation of section 144 are there, ठीक है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर विल बी सेंट बाय असेसमेंट यूनिट टू, किसको भेजना है, एनएफएससी को। ड्राफ्ट ऑर्डर में आपको सजेस्ट करना है कि अगर कोई पेनल्टी या फिर कोई भी मतलब हमें कुछ पेनल्टीज इम्पोज करनी है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में इनिशिएट करके दे सकते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्लियर। ये अभी ड्राफ्ट ऑर्डर किसके पास पहुंच गया, तो ड्राफ्ट ऑर्डर मतलब नंबर 5 में क्या लिखा है, ये सब कुछ हमने देखा, मटेरियल गैदर किया, ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया, ड्राफ्ट ऑर्डर बना के किसको देना है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को, ठीक है, जो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। नंबर 6, एनएफएससी विल एग्जामिन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर in accordance with the risk management strategy specified by CBDT including the automated examination tools। अगर मान लीजिए जो असेसमेंट हुआ, ध्यान से सुनना, जो असेसमेंट हुआ, असेसमेंट यूनिट की तरफ से जो असेसमेंट हुआ सॉरी, इफ नो वेरिएशन प्रपोज बाय असेसमेंट यूनिट इन रिटर्न इनकम, कोई भी वेरिएशन नहीं प्रपोज किया, किसने, असेसमेंट यूनिट ने, ठीक है। मतलब क्या है, मान लीजिए रिटर्न इनकम है 500 लैक्स, असेसमेंट असेस्ड इनकम है 500 लैक्स, मतलब ये तो क्या हुआ, आपने कोई वेरिएशन ही नहीं दिया, मतलब आप ऐसा मान रहे हो कि जो रिटर्न इनकम है उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है। तो इन दैट केस ध्यान से सुनना, तो अभी एनएफएससी बोलेगा ऐसा हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इसमें एक बार रिव्यू बनता है, इसमें एक बार रिव्यू करवाओ। तो क्या लिखा है, तो ये राइट साइड देखना आप लोग, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, असाइन अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू रिव्यू यूनिट, रिव्यू करने के लिए दे दो इसको, एग्जामिनेशन करवाओ इसका, फिर उसका एग्जामिनेशन करवाया इन एनी वन आरएफएससी थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटेड, रिव्यू यूनिट भी ऑटोमेटेड। कहीं मान लो एसएससी रिव्यू यूनिट के पास पहुंच गया, बोले सर आपके पास है ना, मेरा मैटर आएगा रिव्यू के लिए, आप ये ओपिनियन दे देना अपना, ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगा आपको, तो ये भी प्रॉब्लम, इसलिए उन्होंने बोला ऑटोमेटेड, इसमें भी ऑटोमेटेड रखो ताकि रिव्यू में भी एसएससी ना पहुंच जाए। तो एसएससी मान लो उसको कुछ जुगाड़ करना है तो पहुंच के भी कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर, ठीक है, फिर क्या है, तो अभी रिव्यू यूनिट के पास मैटर आई, अभी वो रिव्यू करेगा, तो रिव्यू यूनिट विल इंटीमेट एनएफएससी इट्स एग्रीमेंट विद द ड्राफ्ट ऑर्डर इफ इट एग्रीज टू ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब वो बोल रहे हैं नहीं सब कुछ सही है, तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है आपको यहाँ से यहाँ, ठीक है, आप बना देना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे लिखा है एनएफएससी विल फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब रिव्यू यूनिट ने बोला सब कुछ ओके जाने दो, ठीक है, तो एनएफएससी विल फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑर्डर एंड सर्व ऑन एसएससी अ कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर, नोटिस फॉर इनिशिएटिंग द पेनल्टी इफ एनी एंड डिमांड नोटिस रिफंड, जो भी है वो सब कुछ भेज दो, क्योंकि रिव्यू यूनिट ने बोला ओके डन अप्रूव्ड जाने दो, ओके। बट अगर ये हो गया, लेफ्ट साइड वाला हो गया, इफ वेरिएशन इज प्रपोज बाय द असेसमेंट यूनिट इन रिटर्न इनकम, वेरिएशन प्रपोज किया गया है, मतलब मान लो रिटर्न इनकम जो है वो 500 है एंड असेसमेंट इनकम जो है असेस्ड इनकम है 620, ठीक है। सो उसने क्या बोला, एनएफएससी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एसएससी, मतलब वेरिएशन आया, बोले असेसमेंट यूनिट ने ऐसा बोला कि 620 है आपका इनकम, 620 लैक्स, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ये तो एक नेचुरल जस्टिस है, अगर आप नहीं दोगे तो कोर्ट में चैलेंज कर देगा एसएससी। इफ प्रपोज वेरिएशन इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ओके, और उसमें भी वो रिव्यू तो करवा ही सकता है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं
वेरिएशन भले होता पर फिर भी हमें रिव्यू करवाना है तो वो रिव्यू करवा सकता है, ठीक है। अगर वो रिव्यू करवा देता है, ध्यान से सुनो, रिव्यू करवा देता है किसमें, इसमें भी, और अगर रिव्यू यूनिट बोलता है कि ओके सब कुछ ओके है, देन अगेन ये वाला, ठीक है। पर अगर वो बोलता है नहीं ओके नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये है ओके, ये है प्रॉब्लम, तो अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो रिव्यू यूनिट क्या करेगा, तो रिव्यू यूनिट एनएफएससी को बोलेगा कि असेसमेंट में प्रॉब्लम है, तो एनएफएससी क्या करेगा, तो नए ड्राफ्ट ऑर्डर के लिए जाएगा, नए असेसमेंट यूनिट को जाएगा, दैट इज ऑल्सो थ्रू द ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। फिर वो नया ड्राफ्ट ऑर्डर आएगा, फिर वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड। पर अगर रिव्यू यूनिट में भी नया ड्राफ्ट ऑर्डर है, उसमें भी ऐसा है, तो फिर हम इस केस में क्या करेंगे, तो असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगा किसी भी केस में। अगेंस्ट द प्रिजुडिशियल द असेसी हुआ, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ असेसी हुआ, तो उस केस में मुझे उनको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी ही पड़ेगी, क्लियर। तो ये हो गया नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बना के किसको देगा, तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर बना के देगा एनएफएससी को। एनएफएससी उस ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे दो चीज़ें कर सकता है, अगर उसको रिव्यू करवाना है तो वो रिव्यू करवा सकता है, तो रिव्यू करवाने के लिए वो रिव्यू यूनिट को बोलेगा, ठीक है, या तो फिर वो डायरेक्टली फाइनलाइज कर सकता है, ठीक है। रिव्यू यूनिट ने बोला सब कुछ सही है, असेसमेंट यूनिट ने जो भी काम किया है सब कुछ अच्छे से किया है, तो इन दैट केस बाद में जो एनएफएससी होगा वो ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर ट्रीट करके वो सर्व कर देगा असेससी को। राइट साइड आप देखिए, अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन है तो हम असेससी को अपॉर्चुनिटी देंगे, हमें रिव्यू नहीं करवाना है, तो अगर असेससी को अपॉर्चुनिटी दी वो बोलेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे, फिर फाइनल ऑर्डर सर्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है राइट साइड आप देख सकते हो, पर अगर मान लो कि इवन इफ वेरिएशन होने के बावजूद भी मुझे क्या करना है, रिव्यू करवाना है, तो आप रिव्यू करवा सकते हो, ठीक है। नंबर 7, ये ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है इन पॉइंट नंबर 6 अबव, इफ ऑल द 3 केसेस एनएफएससी हैज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी, मतलब हमने असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इन ऑल द 3 केसेस, मतलब ये वाला हो गया एंड ये वाला, अगर रिव्यू में भी जाता है तो भी, ठीक है, ओके। मतलब पहले कोई भी मान लो कि रिव्यू किया, पहले जो ऑर्डर आया उसमें प्रीजुडिशियल द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू था, फिर रिव्यू किया तो रिव्यू में भी ज़्यादा आया जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ असेसी था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये आगे का दिया है, असेसी फाइल रिस्पॉन्स टू एनएफएससी, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया हमने उसको, तो अभी असेसी अपना रिस्पॉन्स फाइल करेगा, असेसी फाइल से रिस्पॉन्स टू एनएफएससी ऑन और बिफोर द डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड एज एक्सटेंडेड। एनएफएससी शैल सेंड अ रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी टू किसको, असेसमेंट यूनिट, तो असेसमेंट यूनिट को हमने बोल दिया कि ये असेसी का रिस्पॉन्स है। असेसमेंट यूनिट आफ्टर कंसिडरिंग, ये ध्यान से पढ़ना, द रिस्पॉन्स ऑफ द असेसी शैल मेक अ रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड सेंड इट टू एनएफएससी, तो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर देगा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द असेसी, ठीक है। फिर अभी क्या होगा, अभी हमने एनएफएससी को ड्राफ्ट ऑर्डर, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर दे दिया, तो ये हमने कौन सा ऑर्डर दिया, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी ये रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे इफ वेरिएशन इज मेड इन रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आर प्रीजुडिशियल टू द असेसी इन कंपैरिजन टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और ड्राफ्ट फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, तो अगेन वेरिएशन आया, अगेंस्ट असेसी के खिलाफ हुआ, तो अगेन असेसी को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये हो गया अगेन वापस से, तो अगेन वो असेसी अपना रिस्पॉन्स करेगा, तो अगेन आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर चलता रहेगा, ठीक है। तो असेसी ने जो रिस्पॉन्स दिया वो एनएफएससी डायरेक्टली सबमिट करेगी असेसमेंट यूनिट को, असेसमेंट यूनिट उसके बेसिस पे रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, असेसी डज नॉट फाइल अ रिस्पॉन्स टू एनएफएससी ऑन और बिफोर द डेट एंड द टाइम स्पेसिफाइड, ओके, ठीक है। शायद ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये देखिए, इफ वेरिएशन मेड इन रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द असेसी इन कंपैरिजन टू द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और फाइनल, मतलब जो वेरिएशन था वो वेरिएशन अभी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एनएफएससी फॉरवर्ड द रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू एलिजिबल असेसी अंडर सेक्शन 144C, तो ये डीआरपी है,
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जिसमें सेक्शन 144C में ऐसा लिखा है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होता है तो उसका असेसमेंट करते हो, या तो टीपीओ के थ्रू आपने ALP का कैलकुलेशन किया है, तो फिर उस केस में जो भी फेस टू फेस में भी क्या था कि जो असेसिंग ऑफिसर होगा ना, वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। किसको ड्राफ्ट ऑर्डर देगा? तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर आपको DRP को देना पड़ेगा, ठीक है, और वो DRP उस मैटर को देखेगी। समझ में आ गया? तो ये एलिजिबल असेसी लिखा है, सब असेसी के लिए नहीं, एलिजिबल मतलब DRP वाले, आप समझ लेना। बट अगर मान लो इफ असेसी इज नॉट एलिजिबल असेसी एज पर सेक्शन 144C, मतलब वो DRP वाला मैटर नहीं है, रेसिडेंट वाला केस है, ठीक है, तो इन दैट केस हम फाइनल असेसमेंट ऑर्डर उसको दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है, तो ये वाला रह गया था, तो आप ध्यान रखना। बट मान लो असेसी रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो सेम टू सेम स्टोरी दोस्तों। अगर 144C वाला असेसी है तो रिव्यू के लिए दे दो DRP को, अगर नहीं है तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दे दो, ठीक है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे लिखा है अगर असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, उसने जवाब दिया तो ये, जवाब नहीं दिया तो ये, जवाब दिया तो राइट साइड, जवाब नहीं दिया, सॉरी, जवाब नहीं दिया तो राइट साइड, जवाब दिया तो लेफ्ट साइड, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मानना है, बट समझना है, ओके। सो यहाँ पे लिखा है इफ एसएससी इज एलिजिबल असेसी, तो 144C का ड्राफ्ट ऑर्डर DRP के पास चला जाना चाहिए, ठीक है। तो असेसी को अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकता है DRP के सामने, ठीक है, और NFSC विल फॉरवर्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर टू असेसी। नॉन एलिजिबल असेसी है तो बात खत्म, डायरेक्टली आप ऑर्डर सर्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ अभी जो 144C वाले असेसी हैं, ऐसे ही आएगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी याद रख लो। तो 144C में क्या है कि हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए DRP को। अगर हमने ऑब्जेक्शन DRP को फाइल किए तो NFSC, यहाँ पे लिखा है फाइल ऑब्जेक्शन टू DRP, NFSC टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ DRP टू असेसमेंट यूनिट, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन DRP की तरफ से आएंगे वो असेसमेंट यूनिट के पास आएंगे। असेसमेंट यूनिट अगेन वो ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके देगा, ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके NFSC के पास आएगा, NFSC उसके बाद फाइनल ऑर्डर देगा। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर वो नॉन एलिजिबल, सॉरी, उसके बाद लिखा है एक्सेप्ट द वेरिएशन विद इन द टाइम गिवन इन सेक्शन 144C, नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द एलिजिबल असेसी, तो इन दैट केस NFSC क्या करेगा? तो जो टाइम लिमिट दिया था और जो ऑब्जेक्शन DRP की तरफ से आना था वो नहीं आया, तो फिर उस केस में हम फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दे देंगे। मतलब कोई भी कंप्लीशन होगा वो NFSC के थ्रू ही होगा, कोई भी रिवीजन होगा इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑर्डर वो NFSC के थ्रू ही होगा। NFSC जो भी ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर जो चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट को भेजेंगे, ठीक है ना, जो भी रिवीजन करना है, ओके। उसमें ऑटोमेटेड नहीं होगा, जो रिवीजन इन ड्राफ्ट ऑर्डर होगा उसमें वो ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम नहीं होगा, वो एक बार हो गया तो वो हो गया। नया फ्रेश असेसमेंट यूनिट देना है तो उसके लिए ऑटोमेटेड अलोकेशन सिस्टम के थ्रू आपको कोड जनरेट करना है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक लाइन है पर एग्जाम में आ सकता है। NFSC after completion of assessment to transfer all the electronic records to the AO having jurisdiction over the assessee, over the assessee जो भी jurisdiction है उसको ये मैटर टेक ओवर मतलब दे देनी है, ठीक है ना। अभी दोस्तों कुछ की टेक अवेज हैं, मैंने जैसा आपको बताया ये स्कीम बहुत लंबी थी तो इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हो, जो फ्लो चार्ट इसमें बनाया गया है उसके अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर पढ़ सकते हो, बट उसके अंदर से कुछ की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऐड किए। कौन से अथॉरिटीज़ होगी? तो असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट में अथॉरिटी कौन सी होगी? तो उसमें AC हो सकता है, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर हो सकता है, डेप्यूटी एंड सच अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी। और अगर कोई कंसल्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि लाइक कोई IT एनवायरनमेंट है तो उसके रिलेटेड कोई कंसल्टेंट है, ठीक है, तो वो होते ही है TCS के या इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, जो भी बोर्ड ने कंसिडर नेसेसरी समझा है वो। ऑल कम्युनिकेशन जो होगा वो सब कुछ फेसलेस के थ्रू ही होगा, कहीं पे भी मुलाकात नहीं होगी फेस टू फेस, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ठीक है, तो सब कुछ क्या होना चाहिए? फेसलेस ही होना चाहिए। तो अंदर का नहीं पढ़ रहा हूँ। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड द असेसी और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एनी अदर पर्सन शैल बी एक्सचेंज एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड।
तो एसएससी खुद कर सकता है या तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, मतलब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव लाइक CMA हो गया या CA हो गया या CS हो गया, जो भी होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिकेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एसएससी ही कम्युनिकेट करे, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन बिटवीन द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड वेरियस यूनिट शैल बी एक्सचेंज एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, ऑल नोटिस ऑर्डर कम्युनिकेशन वो भी इलेक्ट्रॉनिकल ही जाना चाहिए, कुछ भी फिजिकल नहीं जाना चाहिए। तो वो जो नोटिस सर्व करने का, इश्यू करने का जो झमेला था कि इश्यू अलग डेट पे किया, सर्व अलग डेट पे हुआ, उसकी वजह से वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती थी, तो वो एक लेवल तक अभी ख़त्म हो चुकी है। असेसी टू कम्युनिकेट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू हिज रजिस्टर्ड अकाउंट, तो उसका जो रजिस्टर्ड अकाउंट होता है, जैसे GSTN नेटवर्क होता है तो उसमें भी अकाउंट नंबर होता है आपका, GST का लॉगिन ID हो गया, पासवर्ड हो गया, तो वो आपका रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि लाइक तो इसमें भी आपका अकाउंट तो खुलेगा ही। ठीक है, assessee shall not be required to appear personally or through his representative in connection with any proceeding, पर्सनली कहीं पे भी आपको अपीयर नहीं होना है। वेर एनी वेरिएशन इज प्रपोज इन ड्राफ्ट ऑर्डर और फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, रिवाइज असेसमेंट ऑर्डर और द असेसी इज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, representative can request for a personal hearing to make a oral submission or present his case before the income tax authority in any unit. The chief commissioner or director general concern unit setup may approve for the personal hearing, तो वो लोग पर्सनल हियरिंग के लिए वो अप्रूव कर सकते हैं, बट वो भी एकदम हायर अथॉरिटी बोला हुआ है। ठीक है ना, सो ये ध्यान रखना। तो पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाना है तो भी वो मतलब फेस टू फेस वो भी नहीं होगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद लिखा हुआ है एनी एग्जामिनेशन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट असेसी और एनी पर्सन शैल बी कंडक्टेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी यूनिट ओनली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, CBD टू एस्टैब्लिश द फैसिलिटीज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मान लो कि एसएससी की प्रीमाइसिस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो उनको हर एरिया के अंदर, हर जुरिस्डिक्शन के अंदर इस तरह का सेटअप या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वहाँ जाके वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। बट ऑफिस पे नहीं जाना है, मुलाकात नहीं करनी है, मिलना जुलना बंद, आपको मिलना है तो ऑनलाइन आके मिलो, और वो भी सब कुछ रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना, तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा है। द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर मेट एनी स्टेज इफ कंसिडर्ड नेसेसरी ट्रांसफर द केस टू असेसिंग ऑफिसर हैविंग जुरिस्डिक्शन, तो उनके पास ये राइट है, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पर्टिकुलर असेसमेंट। अगर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को ऐसा लग रहा है कि नहीं फेसलेस नहीं करना है, फेस टू फेस करना है, तो इन दैट केस दे मे हैंड ओवर द केस टू द जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर, एक्सेप्ट इन पॉइंट नंबर 10 अबाव, अगर अभी भी कोई फेस टू फेस असेसमेंट चल रहा है तो वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। ठीक है, तो अभी फेस टू फेस असेसमेंट की कोई स्कोप नहीं है, सब कुछ फेसलेस के थ्रू ही होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना दोस्तों। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था मेरे हिसाब से, एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो फिर वो लोग MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मे बी 3 या 4 सेशन हमें और चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको इनिशियल सेशन में भी बताया था कि अमेंडमेंट्स DT में इस बार बहुत सारे हैं। ठीक है, कोविड के रिलेटेड एज वेल एज जो भी एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स थे वो भी कवर उन्होंने किए। ठीक है, सो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।